अकरम से मुकाबला होने से पहले गणपत को हिदायत दी गई थी कि वो हार जाए, क्योंकि अकरम की जीत पर दादा लोगों ने मोटी रकम के दाव लगाए हुए थे। लेकिन गणपत ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसे चैंपियन बनने के आसार नजर आए और उसने डबल क्रॉस कर दिया। फिर 1 मिनट, दीनानाथ ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए टोका। तुम उन कागजात की क्या कीमत मांग रहे हो? उसके स्वर में आतुरता का गहन पुट पाकर अजय समझ गया कि तीर सही निशाने पर जा लगा था। दीनानाथ उसके फेंके गए चारे को निगलकर कांटे में फंस चुका था। मैं तुम्हें माल की बांगी दिखा चुका हूँ, अब तुम कीमत लगाओ। अगर मुझे कीमत मुनासिब नजर आएगी तो मैं बेच दूंगा, वरना इनकार कर दूंगा। अरे ये क्या बात हुई? मगर एक बात ध्यान रखना दीनानाथ, अजय उसके हस्तक्षेप को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। कीमत मोटी होनी चाहिए ताकि इनकार करने की नौबत ना आए और मुझे किसी दूसरे ग्राहक को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। दीनानाथ देर तक खामोश बैठा सोचता रहा और अंत में बोला, ठीक है, मैं अपने एडिटर से बात करके जल्दी ही तुम्हें बता दूंगा। कितनी जल्दी? आज ही रात में। मैं इंतज़ार करूंगा। जब तक मैं तुम्हें जवाब ना दूं इस बारे में किसी से बातें भी मत करना। अजय ने गहरी राहत की सांस ली। नहीं करूंगा। फुल मून बार कम रेस्तरां के ऑफिस में अपने डेस्क के पीछे बैठा जगमोहन संतुष्टिपूर्वक सिगरेट के छोटे छोटे कश ले रहा था। श्रीकांत के माध्यम से वो जान चुका था कि लीना सकुशल बम्बई पहुंच गई थी और उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जगमोहन निश्चिंत हो गया। अब कोई लीना तक नहीं पहुंच सकता था। वो सोच रहा था कि लीना की जगह उसी के जैसे हंगामा खेज छोकरी वो कहाँ से ढूंढ कर लाए। हालांकि वो उन लोगों को मैसेज भिजवा चुका था जो उसे शो गर्ल्स सप्लाई करते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आसानी से लीना जैसी दूसरी कोई लड़की मिल जाएगी। सहसा आहट पाकर उसने स्टेज के पिछली तरफ लोहे की सीढ़ियों की ओर खुलने वाले दरवाजे पर निगाह डाली। दीनानाथ ऑफिस के भीतरी कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर रहा था। जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए। मैंने तुम्हें दस्तक दे के सुना नहीं? दीनानाथ डेस्क के पास आ खड़ा हुआ। मैंने दस्तक दी ही नहीं। क्यों? दीनानाथ ने जवाब नहीं दिया। आइंदा ध्यान रखना, जगमोहन सर्द स्वर में बोला। तुम्हें वो जमाना याद है जब तुम महज एक रेसलर थे और मुझसे बातें करने के लिए तरसा करते थे? दीनानाथ तिलमिलाए स्वर में बोला। अगर मैंने कभी 2 मिनट का समय भी दे दिया तो तुम धन्य हो जाते थे। देखो दीनानाथ, जगमोहन का स्वर एकदम नम्र हो गया। अब वो जमाना नहीं रहा है। इन दिनों हम दोनों एक ही आदमी से पैसा लेते थे, यानी हमारा बॉस एक ही था। अब तुम मुझसे पैसा लेते हो। इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक मायने में मैं अब तुम्हारा बॉस हूँ। तुमसे अदब और तमीज़ की अपेक्षा रखना मेरा हक बनता है और मेरे साथ इस ढंग से पेश आना तुम्हारा फ़र्ज़ है। इस तरह मुंह उठाए मेरे ऑफिस में घुसे चले आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ के दूसरे मुलाजिमों की तरह तुम्हें पहली बात तो बगैर बुलाए आना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से आना भी पड़ता है तो पहले दस्तक देना याद रखना चाहिए। दीनानाथ ने प्रतिवाद करना चाहा, फिर कुछ सोचकर जब्त कर गया। सॉरी, आइंदा ये बातें ध्यान रखूंगा। बेहतर तो यही होगा कि तुम यहाँ आया ही ना करो। तुम पूरी तरह बदनाम हो चुके हो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ आते देख लिया तो बेकार का झंझट खड़ा हो जाएगा। वैसे अब तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुमसे अच्छा स्पोर्ट्स राइटर मिल गया है। फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो फ़ोन का इस्तेमाल करना सीखो। जो कुछ मैं कहने आया हूँ उसे सुनकर तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। अगर मैं फ़ोन पर बात आता तो यकीनन ईयरपीस पिघलकर तुम्हारे कानों में टपकने लगता, दीनानाथ बोला। जगमोहन के चेहरे पर व्याप्त नाखुशी के भावों की परवाह न करते हुए उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। तुम जानते हो गणपत ने बॉक्सिंग के धंधे का कच्चा चिट्टा लेकर किसको सौंप दिया था? जगमोहन के चेहरे पर नाखुशी के भाव गहरे हो गए। गणपत ने जो कुछ लिखा था अब उसकी कोई कीमत नहीं है। गणपत मर गया, उसके साथ ही उसका लिखा वो कच्चा चिट्टा भी खत्म हो गया। अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ आना बेकार रहा। जो कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्या बताना चाहते हो? जगमोहन गुर्राया। एक आदमी मुझे गणपत के उन कागजात की कॉपियाँ बेचना चाहता है जो गणपत ने मरने से पहले उसे सौंपे थे। उन कागजात का एक सेट पिछली रात उसके घर से चुरा लिया गया था, लेकिन दूसरा सेट उसके पास अभी भी मौजूद है।
कौन है वो आदमी? थंडर का रिपोर्टर अजय। जगमोहन ने मन ही मन मोटी गाली दी। उससे कब मिले थे तुम? करीब आधा घंटा पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। मैं चरणदास से जुगल के बारे में उस नए सेट की बातें कर रहा था जो हमने तय किया था। तभी अजय वहाँ आया और चरणदास के चले जाने के बाद मुझे उन कागजातों के बारे में बताया। ब्लफ मार रहा होगा। मैं नहीं मानता। सबूत के तौर पर उसने मुझे थोड़ा सा बताया था कि उन कागजातों में क्या था। उसकी ये बातें डायनामाइट से कम नहीं थी। उनकी जानकारी सिर्फ उसी को हो सकती है जिसके पास वैसे कागजात हो। कितनी रकम चाहता है? दीनानाथ ने उसके विचारपूर्ण चेहरे पर नजरें जमाई। उसने कहा है कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रकम ऑफर करूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसके पास एक से ज़्यादा कॉपियां नहीं है? कोई नहीं, हो सकता है वो हमें एक कॉपी दे दे और दूसरी अपने अखबार में छपवा दे। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर अब ये रिस्क तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुमने कब तक का जवाब देना है उसे? आज रात तक का। मैंने उससे कहा था कि अपने एडिटर से बात करूँगा। जगमोहन ने सहमति सूचक सर हिला दिया। ठीक है, तुम उसे तब तक टाल मटोल करते रहो और हम उससे निपटने का कोई बेहतर तरीका ढूंढ ही लेंगे तब तक। दीनानाथ ने पुनः प्रतिवाद करना चाहा, फिर अपना इरादा बदल लिया। अगर तुम अजय के खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचना चाह रहे हो तो खुद ही करना, मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ूंगा। वो बोला। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी की धमकी या जोर ज़बरदस्ती में हरगिज़ भी नहीं आने वाला। अब ये पहले भी बहुतों ने उसे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन्हें ऐसी जगह ले जाकर मारा कि वो पानी तक नहीं मांग सके। और हाँ, एक बार अगर वो किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका बंटा धार कल के ही चैन से बैठता है। फिक्र मत करो, हम तुम्हें उसके खिलाफ लड़ने नहीं भेजेंगे। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? जगमोहन हिकारत भरे लहजे में बोला। क्लब जाऊँगा, चरणदास से बातें करूँगा। नहीं, तुम सीधे अपने घर जाकर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। जा सकते हो अब तुम। दीनानाथ ने खींच भरी निगाहों से उसे घूरा, फिर खड़ा हुआ और पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देते ही जगमोहन के मुंह से गालियों का बम फट पड़ा। वो उछलकर अपनी कुर्सी से उठा और क्रोध मिश्रित व्याकुलता पूर्वक ऑफिस में चहलकदमी करने लगा। उसे गणपत के उन कागजात को हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने श्रीकांत को बता दिया था कि मिशन पूरी कामयाबी के साथ पूरा हो चुका था, कहीं कोई चूक बाकी नहीं रही थी, और श्रीकांत ने यही गलत सूचना आगे अपने शेष तीनों साथियों को पास कर दी थी। लेकिन अब ये पता चलने से कि अजय के पास उन कागजात की कॉपी थी तो सारा मामला चौपट हो गया। अगर वो कॉपीज़ हासिल नहीं की गई तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के रैकेट से संबंधित सभी लोगों का पुलिंदा बन जाएगा। अचानक जगमोहन के समस्त शरीर में भय की सर्द लहर गुजर गई। वो ठिठक गया। उससे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उसे अंजाम देने में नाकामयाब साबित हो चुका था, और नाकामयाबी की सीधी सजा थी मौत, जिसका सबूत जय किशन था। गणपत अकरम की फाइट में अगर वो गणपत को डबल क्रॉस करने से रोक लेता तो इस वक्त उसने जिंदा होना था। जगमोहन किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा शून्य भाव से दीवार से ताकने लगा। क्या उसका भी यही अंजाम होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। वो वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा, कांपते हाथों से सिगरेट निकालकर जलाई और स्वयं पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वो संयत हो गया तो उसने इस नई स्थिति पर सोचना शुरू कर दिया। एक एक करके 4 सिगरेट फूकने के बाद आखिर उसे सूझ ही गया कि उसे क्या करना ठीक रहेगा। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया। दूसरी ओर से जवाब मिलते ही गुर्राकर बोला, सुलेमान, फ़ौरन मेरे पास आओ, और रिसीवर वापस रख दिया। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। वो जानता था मौजूदा हालात में श्रीकांत को स्थिति से अवगत कराना ही उचित था, लेकिन ऐसा करने का सीधा सा मतलब था कि अपनी भयानक गलती को स्वीकार करना, जो कि उसके लिए बेहद खतरनाक था। जगमोहन को ऐसा ना करने में ही अपनी कुशलता दिखाई दी। समस्या का सीधा सा हल था अजय से उन कागजात की कॉपी या कॉपीज़ हासिल करना। अगर उसके पास एक ही कॉपी थी तो उसे खरीदना बेहतर था, और अगर अजय के पास एक से ज़्यादा कॉपीज़ थी तो वो डबल क्रॉस करने की योजना बना रहा था, और उस सूरत में उन्हें दूसरे ढंग से हासिल करना होगा।
लेकिन कॉपी या कॉपियां उससे हर हालत में वापस लेना निहायत ज़रूरी था। चंद क्षणोपरांत दरवाजे पर दस्तक दी गई। फिर सुलेमान भीतर दाखिल हुआ। उसका चेहरा भावहीन था। यस बॉस, वो बोला। जगमोहन ने कुर्सी की पुस्त से पीठ सटा ली और सर से पांव तक उसे घूरा। सुलेमान, नरेन मुखर्जी ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो मुझे बताया गया था कि तुम बहुत ही सख्त किस्म के आदमी हो, हर तरह के अड़ंगे से निमटने में माहिर हो। अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? सुलेमान ने अपने भारी कंधे झटकाए। आप जो कराना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। तुमने अजय का नाम सुना है? सुलेमान ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, कौन है वो? थंडर नामक अखबार का एक रिपोर्टर। रिपोर्टर? कलकत्ता में रिपोर्टर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया करता था मैं। जगमोहन ने उसे घूरा। लेकिन इसे फुटबॉल की जगह इस्तेमाल करने में तुम्हारा पैर टूट सकता है, और बड़ी बात नहीं कि टांग भी उखड़ जाए। हाँ, मेरी टांग उखाड़ने वाला आदमी अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है बॉस। मैं लोगों की टांगें उखाड़ कर उसके कंधों पर लाद दिया करता हूँ। जगमोहन ने पुनः विचारपूर्वक उसे घूरा। अच्छा, मैं तुम्हारे इस दावे की सच्चाई देखना चाहता हूँ। अजय के पास कोई चीज़ है जो हम उससे खरीदना चाहते हैं। वो उसे बेचने के लिए भी तैयार है। तुम्हारा काम ये देखना है कि सौदा ठीक ढंग से निमट जाए। यानी आप उस चीज़ की कीमत चुकाएंगे? हाँ। क्यों पैसा बेकार खर्च करते हैं? मैं उससे मुफ्त में ही आपको वो चीज़ ला दूंगा। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सुलेमान ने कहा और अपने भारी हाथ इस ढंग से उसकी ओर फैलाए मानो किसी अदृश्य व्यक्ति का गला घोटना चाहता था। नहीं, इसका मतलब होगा पुलिस का दखल, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ आदेश पालन करना है, मुझे सलाह देना नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था बॉस। तुम्हारा मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम वही करोगे जो तुम्हें करने के लिए कहा जाएगा। ओके, यू आर द बॉस। तुम्हें बस यही बात याद रखनी चाहिए। सुलेमान ने खामोशी के साथ सर हिलाकर हामी भर दी। उसने अपनी गर्दन झुका ली ताकि उसकी आंखों में सुलगती नफरत की आंख को जगमोहन ना देख सके। तुम योर वॉइस वाले दीनानाथ को जानते हो? जगमोहन ने पूछा। यस बॉस। वो रकम लेकर अजय के पास जाएगा। तुमने उसके साथ जाना है। तुम्हारा काम ये देखना होगा कि अजय रकम के बदले वो चीज़ दीनानाथ को दे दे और कोई चालाकी करने की कोशिश ना करे। यस बॉस। अब तुम जाओ और मेरी कॉल का इंतज़ार करो। सुलेमान बाहर निकल गया। जगमोहन ने रिसीवर उठाया और दीनानाथ के घर का नंबर डायल करने लगा। दीनानाथ से मिलने के बाद अजय वापस अपने ऑफिस लौटा और देर तक बैठा अपना डेस्क वर्क निपटाता रहा। इस बीच एक बार नीलम उसके कैबिन में आई और उसे सचमुच व्यस्त पाकर वो वापस लौट गई थी। फिर लगभग 7 बजे ट्रेनी रिपोर्टर विमल ने फ़ोन द्वारा सूचित किया कि फुल मून बार कम रेस्तरां की शो गर्ल लीना विट्टल का कोई पता नहीं लग सका, सिवाय इसके कि पिछली शाम अपने फ्लैट से रेस्तरां जाने के बाद वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उसके मकान मालिकन का कहना था कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लीना ने अगर रात में अपने फ्लैट पर नहीं लौटना होता था तो वो हमेशा फ़ोन द्वारा उसे सूचित कर दिया करती थी, मगर इस दफ़ा लीना ने उसे सूचित नहीं किया। अजय ने विमल से कह दिया कि वो लीना की तलाश जारी रखे। अब पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। काम ख़त्म करने के बाद जब वो ऑफिस से निकला तो 8 बज चुके थे। लगभग 8:30 बजे वो पार्क स्ट्रीट पर स्थित उस बहुमंजिला इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुआ जिसके चौथे खंड पर उसका फ्लैट था। मोटरसाइकिल पार्क करके वो लिफ्ट द्वारा 4th फ्लोर पर पहुंचा। उसने जेब से चाबी निकालकर अपने दरवाजे के की होल में फंसाकर घुमाई, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वो बुरी तरह चौंक जान पड़ा। ड्राइंग रूम के अनुरूप सजे कमरे में रोशनी थी और ठीक सामने लंबे सोफे पर दीनानाथ बैठा था। उसकी अप्रत्याशित मौजूदगी से जाहिर था कि अजय द्वारा उसे दे दी गई गोली ने अपना पूरा असर दिखाया था, लेकिन अजय को उसका यूं चोरों की तरह अपने फ्लैट में दाखिल होना अच्छा नहीं लगा। अजय शुद्ध भाव से भीतर दाखिल हुआ। फिर इससे पहले कि वो दीनानाथ के इस ढंग से मुलाकात करने आने पर आपत्ति प्रकट करता, एक कठोर वस्तु उसकी पीठ में आ गड़ी। जाहिर था कि आड़ में कोई और भी खड़ा था। उस कोई और भी ने दरवाज़ा बंद करके चेतावनी दी। खबरदार, कोई चालाकी मत करना, हम तुमसे सिर्फ मिलने आए हैं। अजय चुपचाप खड़ा रहा। एक भारी हाथ ने उसकी तमाम जेबें थपथपाई।
फिर उसने अपनी पीठ पर कठोर वस्तु की गड़न खत्म हो गई महसूस की और फिर अगले ही क्षण एक ठिगना और लगभग अपने कद जितना ही चौड़ा एक गंजा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ उसके हाथ में थमी 38 बोर की रिवॉल्वर का रुख सीधा अजय की छाती की ओर था। मिलने आने का तो बहुत ही बढ़िया ढंग है ये। तुम्हारे हाथ में ये शायद तुम्हारा विजिटिंग कार्ड है, अजय ने उसे घूरते हुए बोला। ठिगना यानी कि सुलेमान मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट सिर्फ होठों तक ही सीमित रही। तुम्हारे बड़े चर्चे सुने हैं, तो इसलिए तुम्हारी खातिर एहतियात बरतना ही मुनासिब समझा हमने। मेरी खातिर? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टांगें उखाड़ कर मुझे तुम्हारे कंधों पर लाद देनी पड़े। अजय उसकी ओर ध्यान न देकर दीनानाथ से मुखातिब हुआ। मैं तुम्हारी इस हरकत की वजह जान सकता हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि किसी के घर में सेंध लगाकर घुसना कानूनन जुर्म है? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। आहा, पुलिस को क्यों बीच में लाते हो? मैं तुम्हारी ऑफर के बारे में तुमसे धंधे की बातें करने आया हूँ। मेरा एडिटर कागजात खरीदने के लिए तैयार है। फिर उसने ठिगने की ओर देखा। और तुम अलग हट जाओ सुलेमान। सुलेमान पीछे हटा और सोफे की बगल में आ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथों में थी, अलबत्ता अब उसका रुख अजय की ओर नहीं था। तो तुम्हारा एडिटर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन ये तुम्हारे साथ क्यों आया है? कौन है ये गुलाम? क्या कहा? गुलाम? तुम दूसरे लोगों के हुक्म बजाने वाले गुलाम ही तो हो। सुलेमान ने मोटी गाली दी और अजय की ओर बढ़ा। नहीं सुलेमान, दीनानाथ ने कहा और जल्दी से उठकर उसे बाहें पकड़कर रोक लिया। फिर वो अजय से बोला, इस किस्म की बातें करके क्यों मूड ऑफ करते हो अजय? सुलेमान सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारे सौदे का एक गवाह भी तो मौजूद रहे। मेरा ख्याल था कि बाहर खुलकर बातें नहीं की जा सकेंगी, इसलिए हमने यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करना मुनासिब समझा। अजय ने उसे पूरा फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट जला दी। तुम्हारी इस हरकत और इस गुलाम की मौजूदगी ने सचमुच मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया है। अगर तुम वाकई धंधे के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं पहले एक तगड़ा ड्रिंक लेना चाहूँगा। दीनानाथ ने संदेहपूर्वक उसकी ओर देखा। सॉरी, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर तुम खुद ही तकलीफ़ करो, अजय लापरवाही से बोला। बगल वाले कमरे में फ्रिज से बोतल निकालो, आधे से ज़्यादा गिलास नीट विस्की से भरो और उसमें पूरा एक नींबू निचोड़ कर ले आओ। दीनानाथ बेमन से उठा और बगल वाले कमरे में चला गया। अजय लापरवाही से सिगरेट फूंकता रहा। सुलेमान सुल्क आंखों से उसे घूर रहा था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटका हुआ था। दीनानाथ अजय के कहे के अनुसार नींबू का रस मिश्रित तगड़ा ड्रिंक लेकर वापस लौटा। गिलास अजय को थमाकर वो पुनः सोफे पर बैठ गया। शुक्रिया, अब तुम धंधे की बात कर सकते हो। हम तुम्हें उन कागजात के बदले मोटी रकम दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे पास उसकी सिर्फ वही कॉपी है जो तुम हमें दोगे। मेरे लिए भी कुछ जानना ज़रूरी है। क्या? अजय ने सुलेमान की ओर इशारा करके पूछा। क्या ये वही आदमी है जिसने पिछली रात मेरे घर में सेंध लगाकर कागजात चुराए थे? इससे पहले कि दीनानाथ जवाब देता, सुलेमान गुर्रा कर उससे बोला, हम यहाँ बात करने नहीं आए हैं। तुमने जो कुछ इससे लेना है लो और यहाँ से चल दो, वरना मैं ज़रूर इसकी टांगें उखाड़ दूंगा। इससे पहले कि दीनानाथ जवाब देता, सुलेमान गुर्रा कर उससे बोला, हम यहाँ बातें करने आए हैं। अजय मुस्कुराया। उसे समझते देर नहीं लगी कि कागजात चुराने वाला सुलेमान ही था। रिवॉल्वर से टांगें उखाड़ी नहीं जा सकती, हाँ उनमें सुराग ज़रूर किए जा सकते हैं। और सुनो, तुम्हारी बार बार की धौंस ने सारा किस्सा ख़त्म कर दिया है। मैं आदमियों से सौदा करता हूँ, किसी जानवर से नहीं। अब मैं कागजात नहीं बेचूंगा। सुलेमान होठ चबा कर रह गया। तुम बड़ी भारी गलती कर रहे हो अजय, दीनानाथ बोला। हम यहाँ कागजात लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करो। अजय ने अपनी सिगरेट ऐश ट्रे में कुचल दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह गिलास में से विस्की को लापरवाही से हिला रहा था। अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से उसने गिलास में भरी विस्की सुलेमान के चेहरे पर फेंक दी। नींबू का रस मिश्रित विस्की सुलेमान की आंखों में जा घुसी। आंखों में तेज जलन और बौखलाहट के कारण रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई।
उसने दोनों हाथ अपनी आंखों पर लगा लिए। अजय फुर्ती से आगे लपका और रिवॉल्वर में ठोकर मार दी। वो टीवी सेट के शोकेस के नीचे जा घुसी। जोर जोर से आंखें मलते सुलेमान के मुंह से गालियों का बम फट रहा था। अजय ने उसके पेट में भरपूर ठोकर जमा दी। सुलेमान की गालियों में ब्रेक लग गया। जोर से मीची आंखों से हटकर उसके हाथ अपने पेट पर आ जमे। वो पीड़ा से होठ काटते हुए दोहरा हो गया। अजय ने गिलास फेंक कर दोनों हाथों को एक जगह मिलाया और एक भारी 2 हथड़ उसकी मोटी गर्दन पर जमा दिया। सुलेमान औंधे मुंह कालीन पर ढेर हो गया। अजय ने ताबड़तोड़ 4-5 ठोकरें और उसकी पसलियों में जमाई। हर ठोकर के साथ सुलेमान के मुंह से बस करहा निकलती गई। अब तुम अपने बाप का नाम बताओ जिसने तुम्हें भेजा था, वरना मैं सचमुच तुम्हारी टांगे उखाड़ कर कंधों पर लाद दूंगा, अजय हाफता हुआ बोला। तेजी से घूम गया घटना चक्र से हक्का बक्का सोफे के कोने में सिमटा बैठा दीनानाथ अपने होठों पर जबान फिराता हुआ बोला, यकीन करो अजय, मेरे पेपर ने ही मुझे यहाँ भेजा है। सुलेमान सिर्फ इसलिए भेजा गया था क्योंकि मेरे पास नकद रकम है। ये रकम की हिफाजत के लिए मेरे साथ आया था। और उसने अपनी जेब में से 100 रुपये के नोटों की 10 गड्डियाँ बाहर निकाली। देखो तो पूरे 20,000 हैं। अजय ने उसकी ओर ध्यान न देकर सुलेमान के गंजे सर पर ठोकर जमाई। किसने भेजा था तुम्हें? सुलेमान जवाब में सिर्फ करहा कर रह गया। दीनानाथ ने नीचे पड़े असहाय सुलेमान को डरे हुए भाव से देखा। फिर पीड़ित स्वर में बोला, तुम पागल हो गए हो अजय, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। अजय सुलेमान के पास से हटकर दीनानाथ के सामने खड़ा हो गया। अगर तुम अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते हो ना, तो सच सच बताओ, ये रकम तुम्हें किसने दी है? और उसने पैने स्वर में उसे घूरा। दीनानाथ का चेहरा फक पड़ गया। मैंने बताया तो है, मेरा योर वॉइस तुमसे गणपत के कागजात खरीदना चाहता है, इसलिए मुझे 20,000 रुपये दिए गए थे। झूठ मत बोलो दीनानाथ, तुम्हारा फटीचर अखबार किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं दे सकता। बताओ किसने भेजा था तुम्हें? दीनानाथ प्रतिवाद करना चाहता था और फिर उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने कंखियों से सुलेमान की ओर देखा, जो धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था। अजय ने अपना सवाल दोहराने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक डोरबेल की आवाज़ फ्लैट में गूंज गई। अजय बुरा सा मुंह बनाता हुआ पलटा और दरवाज़ा खोल दिया। आगंतुक पर निगाह पड़ते ही उसे बुरी तरह चौंक जाना पड़ा। वो पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर था। इस तरह आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? हटो एक तरफ, रविशंकर बोला। अजय अनिच्छापूर्वक अलग हट गया। उसने पहली बार नोट किया कि रविशंकर अपनी वर्दी नहीं पहने होकर सादा लिबास में था। रविशंकर भीतर कदम रखते ही ठिठक गया। उसने फर्श पर बैठे पीड़ित चेहरे वाले सुलेमान को घूरा, फिर सोफे पर डरे हुए दीनानाथ की ओर देखा और फिर उसकी प्रश्नात्मक निगाहें अजय पर जम गई। ये लोग बस जाने वाले थे, अजय हिचकिचाता सा बोला। रविशंकर ने दीनानाथ को घूरा। तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? तुम योर वॉइस के दीनानाथ हो? दीनानाथ ने धीरे से सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, उसने बेचैनी से सुलेमान की ओर देखा। वो हम लोग बस जाने वाले थे। वो सोफे से उठा, सुलेमान की बाँह पकड़कर उसे उठाया और फिर उसे धकेलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। अजय ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रविशंकर एक सोफे पर बैठ गया। उसकी निगाहें बारीकी से कमरे का निरीक्षण करने लगी। अंत में उसने संदेहपूर्वक अजय को देखा। गीली दीवार, विस्की की बू, कुर्सी पर पड़ा खाली गिलास, क्या है ये सब अजय? अजय ने गहरी सांस ली। एक चीज़ और भी है। क्या? अजय ने टीवी सेट के शोकेस के नीचे पड़ी रिवॉल्वर नाल की ओर से पकड़कर बाहर निकाली। ये उस गैंडे की थी। लेकिन वो था कौन? अजय रिवॉल्वर टीवी के ऊपर रखकर रविशंकर के सामने दूसरे सोफा चेयर पर बैठ गया। ये तुम्हारा ऑफिशियल विजिट है? नहीं, अनऑफिशियल है, रविशंकर गहरी सांस लेता हुआ बोला। अजय ने राहत महसूस की। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस गैंडे का नाम सुलेमान है। बकौल दीनानाथ वो उसका बॉडीगार्ड बनकर आया था, क्योंकि दीनानाथ के पास 20,000 रुपये थे। उस रकम से वो योर वॉइस के लिए हमारे पास ऐसे कागजात खरीदने आया था जिनकी बॉक्सिंग रैकेट की सारी पोल खोली जा सकती थी। रविशंकर के चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। उस 2 कौड़ी के अखबार के लिए 20,000 रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है।
मेरा ख्याल है वो स्वयं बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं की थी। तुम्हारे पास वाकई ऐसे कोई कागजात हैं जिससे इस धंधे की पोल खोली जा सके? मेरा मतलब है कि सबूत हैं। अजय धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। नहीं तो फिर तुमने उन लोगों को कैसे यकीन दिला दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ कागजात हैं भी? असलियत ये है कि गणपत नामक बॉक्सर के हल्फिया बयान सहित मेरे पास ऐसे कागजात का सीलबंद लिफाफा था। लिफाफा तो था ज़रूर, लेकिन पिछली रात मेरे फ्लैट में किसी ने सेंध लगाई और उस लिफाफे को चुरा ले गया। आज मैं दीनानाथ से मिला और उसे यकीन दिलाया कि मेरे पास उन कागजातों की कॉपी भी है। अच्छा, और वो तुम्हारे झांसे में आ गया और सीधा उन्हीं लोगों के पास जा पहुंचा? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बड़ी जल्दी एक्शन नहीं लिया उन्होंने? हाँ, क्योंकि ओरिजिनल कागजात उन्होंने चोरी कराए थे। जानते थे कि कागजात डायनामाइट से कम नहीं थे, इसलिए वो इंतज़ार करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे भी इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि वो मेरा यहाँ इंतज़ार करते मिलेंगे। रविशंकर आराम से कुर्सी पे पसर गया। अजीब बात है, जिस रात गणपत मरा उसी रात उसके वो कागजात भी चुरा लिए गए। हाँ, वाकई अजीब बात नहीं है? क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध हो सकता है? अजय फिर मुस्कुराया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरे साथ आज इतने प्यार से क्यों पेश आ रहे हो। क्या मेरे बारे में तुम्हारा नज़रिया बदल गया है? फिर? अब रविशंकर मुस्कुराया। बिना वजह किसी पर बिगड़ना मेरी आदत नहीं। जब तुम जानबूझकर खुराफात करते हो ना, या जबरन उस मामले में टांग अड़ाते हो जिसमें तुम्हें नहीं अड़ानी चाहिए, या फिर तुम खुद को बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझते हो और मुझे और मेरे महकमे को बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश करते हो, तभी मुझे तुम पर गुस्सा आता है। वह गौर से अजय को देखता हुआ बोला। हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा अनऑफिशियल विजिट है, लेकिन मैं जानता हूँ आज सुबह मोर्ग में हल्दीराम की लाश देखने के लिए तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया था, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसी के बराबर में मौजूद जयकिशन की लाश की ओर तुमने आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जबकि दोनों की लाशें एक ही एक्सीडेंट हुई कार में बरामद हुई थी। लगता है तुम अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही यहाँ आए हो रवि। क्या तुम हल्दीराम को जानते थे? अजय ने एक पल सोचा, फिर उसी ढंग से पेश आने का फैसला कर लिया जैसे कि रविशंकर उसके साथ पेश आ रहा था। मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार उससे मिला था। पिछली रात फुल मून रेस्तरां में स्टेज के पीछे गलियारे में वो लोहे की सीढ़ियों के नीचे खून के तालाब में पड़ा था। उसका सर फटा हुआ था और गर्दन टूटी हुई थी। रविशंकर ने उसे घूरा। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। रविशंकर के चेहरे पर पल भर के लिए खींच भरे भाव पैदा हुए और फिर गायब हो गए। तुम्हारी यही आदत ना मुझे अखरती है, वो स्वयं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करता हुआ बोला। तुम्हें ये बात पिछली रात ही बता देनी चाहिए थी। अगर तुमने ऐसा किया होता तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाना था। अब मुझे भी तुम्हारी यही बात अखरती है, अजय उसी की नकल करता हुआ बोला। शराफत से सच्चाई बताने पर भी तुम बिगड़ने लगते हो। जब तक पहले बताने का सवाल है, अगर मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि पिछली रात हज़ारों दर्शकों के सामने रिंग में ही गणपत की हत्या की गई थी, तो क्या तुम्हें यकीन आ जाता? बेहतर होता कि ये सवाल तुम कोशिश करने के बाद पूछते। तुमने कोशिश क्यों नहीं की? इसलिए कि मैं जानता था तुम्हें या किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आना था। तो अब कोशिश करके देख लो। ठीक है, सुनो। अकरम के साथ हुई फाइट में गणपत ने बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं को डबल क्रॉस किया था, इसलिए उसे डर था कि वो लोग उसे सज़ा ज़रूर देंगे। दादाओं ने अकरम की जीत पर मोटे दांव लगाए थे और गणपत को हिदायत दी गई थी कि वो हार जाए, मगर गणपत चैंपियन बनने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए रोज़ वक्त पर उसने अपना इरादा बदलकर अकरम को नॉकआउट कर दिया। दादाओं से बचे रहने के लिए बतौर इंश्योरेंस उसने इस रैकेट और इससे संबंधित लोगों के बारे में जो कुछ वो जानता था सब लिखकर अपने हल्फिया बयान समेत वो तमाम कागजात एक लिफाफे में सील कर दिए। अब मैं नहीं जानता कि वो कागजात उसने उन लोगों को दिखाए थे या सिर्फ यही बताया था कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर रखे थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसे चैंपियन के खिताब के लिए मुकाबले का मौका मिल गया। तो वो कागजात तुम्हारे पास थे? हाँ, यहीं मेरे कबर्ड के लॉकर में, अजय बोला। उन कागजात की मेरे पास मौजूदगी के बारे में मेरे और गणपत के अलावा सिर्फ एक लड़की और जानती थी, फुल मून बार कम रेस्तरां की शो गर्ल लीना विक्टर।
करीब 2 महीने पहले जिस रोज़ गणपत ने सुखवंत से खिताब के लिए पेपर साइन किए थे, उससे पहली रात रेस्तरां के मैनेजर जगमोहन ने लीना को छुट्टी दे दी थी। लीना का काम उन कागजात का सुराग लगाना था कि वो कहाँ थे। गणपत के आग्रह पर उस रात मैं उससे मिलने गया। वो नशे में धुत था और उस वक्त उसके फ्लैट में लड़की भी मौजूद थी। गणपत ने अपने उन कागजात के बारे में भी मुझसे बात की थी। या तो लीना ने चोरी से हमारी बातें सुन ली थी और बाद में जाकर उसने गणपत के साथ, या फिर गणपत के साथ रात गुजारने के दौरान किसी वक्त उसी के मुंह से उगलवा लिया होगा, या फिर खुद गणपत ने ही डींग मारने के लिए उसे बता दिया होगा। रविशंकर ने विचारपूर्वक उसकी ओर देखा। ये तुम्हारा अनुमान है या तथ्य है? तथ्य ये है कि मेरे और गणपत के अलावा कोई और भी उन कागजातों की मेरे पास मौजूदगी के बारे में जानता था। वो कोई ऐसा आदमी था जिसे इस बात की भी जानकारी थी कि गणपत की रिंग में ही मौत होने वाली थी। लेकिन वो आदमी ज़रा भी फिक्रमंद नहीं था, क्योंकि गणपत की मौत के वक्त उन कागजात को मेरी कबर्ड से चोरी करने का पक्का इंतज़ाम किया जा चुका था। रविशंकर ने सहमति सूचक सर हिलाया। बात में दम है तुम्हारी। कल रात गणपत की मौत और कागजात वाले लिफाफे के चोरी चले जाने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने सोचा मैं लीना विक्टर से पूछताछ करूं। तो मैं फुल मून रेस्तरां गया। मैंने वेटर द्वारा लीना के पास मैसेज पहुंचाया कि मैं उससे मिलना चाहता था। उसने ये बात शायद जगमोहन को बता दी, और जब मैं स्टेज के पीछे लड़कियों से ड्रेसिंग रूम में पहुंचा बात करने के लिए, तो वो गायब हो चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई मुझे उससे पूछताछ नहीं करने देना चाहता था। रविशंकर ने गौर से उसे देखा। और वो लड़की अभी भी गायब है, इनायतुल्लाह खान साहब। अजय ने चौंकने का अभिनय किया। ये इनायतुल्लाह खान साहब कौन है? रविशंकर मुस्कुराया। कोई नहीं, एक ऐसे खुराफाती आदमी का छद्म नाम है जिसने आज दोपहर बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स फ़ोन करके सूचना दी थी कि जय किशन और हल्दीराम की मृत्यु कार एक्सीडेंट में नहीं हुई। एक्सीडेंट स्टेज किया गया था और इस मामले पर फुल मून रेस्तरां की शो गर्ल लीना विक्टर रोशनी डाल सकती थी। वो चटकारे ले लेकर कह रहा था। उस वक्त मैं भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही था। मुझे इस फ़ोन कॉल की जानकारी दी गई। इस सूचना में बड़ा पूरा दम था, इसलिए फ़ौरन लीना विक्टर की तलाश शुरू की गई, मगर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उसके फ्लैट से उसकी एक फ़ोटो हासिल करके उसकी कॉपियाँ तैयार कराई गई और अब रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट्स वगैरह पर उसकी फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की जा रही है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही उसका सुराग लग जाएगा। वो हंसा। फिर एक बात ऐसी सामने आई कि मैं इनायतुल्लाह खान को पहचान गया। अजय ने शंकित निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या बात सामने आई? तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि जिसे मैंने पहचाना वो कौन है? हाँ, कौन है? तुम, यानी थंडर का रिपोर्टर अजय कुमार, रविशंकर ने कहा और अजय को चौंकता देखकर बोला। हाँ, चौंको मत। बस इतना समझ लो कि डॉक्टर गोयल तुमसे हुई मुलाकात के बारे में मुझे बता चुका है। उसकी बातें सुनने के बाद इनायतुल्लाह खान को पहचानना ज़रा भी मुश्किल नहीं था। अजय ने कंधे झटकाए। इसका मतलब तुम्हारा मेरे पास आना अनऑफिशियल भले ही हो, मगर वो बेमतलब नहीं है, और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है? नहीं। अजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, ये अनहोनी कैसे हो रही है? तुमसे शिकायत होने की कोई मुनासिब वजह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे, इस मामले में मुझे तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। ये पहला मौका है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट से संबंधित कई घटनाएं एक साथ हमारे सामने आई हैं। हालांकि इस धंधे के दादाओं के पीछे हम कई सालों से पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी कभार अगर उनके खिलाफ कोई गवाह हमें मिला भी तो उसे इतनी सफाई के साथ ठिकाने लगा दिया गया कि उसकी हत्या हुई, इसका कोई ठोस सबूत भी हमें नहीं मिल पाया। अब तुम्हें इस मामले में दिलचस्पी की खास वजह क्या नज़र आ रही है? हल्दीराम और जय किशन के शवों की परीक्षा करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है। हल्दीराम की मृत्यु जय किशन की मृत्यु से काफ़ी देर पहले हो चुकी थी और जय किशन की मृत्यु सर पर किसी कठोर वस्तु के भारी प्रहारों की वजह से हुई थी। घटनास्थल पर हुई दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच करने से साफ पता चल गया था कि वो दोनों एक्सीडेंट में नहीं मारे गए। एक्सीडेंट स्टेज किया गया था और उस लड़की लीना का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना और डॉक्टर गोयल से हुई तुम्हारी बातचीत ने सारे सिलसिले को एक नया मोड़ दे दिया है।
डॉक्टर गोयल के आग्रह पर गणपत की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुनः उसकी लाश का परीक्षण किया तो उसमें नाइट्राइट की भारी मात्रा पाई गई है। वो तनिक रुका और फिर बोला, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी थ्योरी सही हो सकती है कि गणपत की हत्या की गई थी और इसी ढंग से की गई थी, लेकिन सही होना और उसे साबित करना तो अलग अलग बातें हैं। हमें सबूत चाहिए। गणपत की हत्या की गई थी, इसका सबूत उसके शव में नाइट्राइट की भारी मात्रा की मौजूदगी है ही, लेकिन हत्यारा कौन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गणपत का हत्यारा जय किशन था। अजय दरबार से बोला। गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन वही पिला सकता था। गणपत के साथ साथ जय किशन को भी ठिकाने लगाकर एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। जय किशन ने मर जाने के बाद अब कोई भी उन लोगों की ओर उंगली नहीं उठा सकता कि गणपत की हत्या किसने करवाई। दूसरे, इस धंधे से रिश्ता रखने वाला हर आदमी खुद ब खुद समझ जाएगा कि जय किशन को ये सजा इसलिए दी गई है क्योंकि वह अकरम से हुई गणपत की फाइट में गणपत को डबल क्रॉस करने से नहीं रोक पाया था। सवाल तो ये है कि इसे साबित कैसे किया जाए और इस धंधे के दादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। इसका कोई जवाब अभी मैं तो नहीं दे सकता, अजय बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि उन लोगों को मैदान में लाने की जो चाल मैंने चली थी वो कामयाब होना शुरू हो गई है और जल्दी ही वो पूरा रंग लाएगी। दीनानाथ का यहाँ आना इस बात का सबूत है कि वो लोग मेरे झांसे में आ गए हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि गणपत के कागजात की कॉपियों का अस्तित्व है और अभी भी उनका पुलिंदा बांधा जा सकता है। जब दीनानाथ वापस जाकर उस आदमी को रिपोर्ट देगा जिसने उसे यहाँ भेजा था कि उसकी और उस गैंडे की यहाँ मौजूदगी के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर भी यहाँ आ पहुँचा था, तो उनके छक्के छूट जाएंगे। तब वो यकीनन ऐसा बेवकूफ़ाना कदम उठाएंगे जो निश्चित रूप से उनका बंटाधार कर देगा। तुम जानते हो दीनानाथ को कागजात खरीदने किसने भेजा था? नहीं, लेकिन मैं अनुमान ज़रूर लगा सकता हूँ। क्या? हल्दीराम की लाश को मैंने फुल मून रेस्टोरेंट में स्टेज के पीछे गलियारे में पड़ा देखा था, लेकिन उसकी लाश बरामद हुई जय किशन की लाश के साथ एक दुर्घटनाग्रस्त कार से। जिसने भी उसकी लाश को कार में वहां पहुंचाया था उसी ने जय किशन की भी हत्या की थी और मेरे विचार से इस काम को अंजाम देने वाला एक ही आदमी होना चाहिए, रेस्तरां का मैनेजर जगमोहन। जगमोहन यानी श्रीकांत वर्मा का फ्रंटमैन? हाँ। बाय द वे, क्या तुम इस चौकड़ी के चारों ओर चंडालों को जानते हो रवि? तुम्हारा मतलब है श्रीकांत वर्मा, विक्रम राव भोसले, घनश्याम दास और नरेंद्र मुखर्जी? हाँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम कई साल से इस धंधे के दादाओं के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हमने उनके बारे में खासी जानकारी हासिल की हुई है। मुझे मालूम है हल्दीराम दिल्ली में घनश्याम दास का बॉडीगार्ड हुआ करता था। जय किशन भोसले का आदमी था। भोसले ने पूना में विक्रम नामक शानदार होटल भी बनाया हुआ है और जहाँ हर किस्म का बहुत मोटा जुआ होता है। जय किशन पहले उस होटल में ही हुआ करता था, फिर वो कुछ अर्सा कलकत्ते में रहा और फिर यहाँ आ गया। रविशंकर कहता गया, हम जानते हैं ये चारों बाकायदा गैम्बलिंग सिंडिकेट के रूप में हर किस्म के जुए का संचालन पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन इन चारों को एक दूसरे पर एतबार ही नहीं है, इसलिए सब ने एक दूसरे के पास अपना अपना नुमाइंदा छोड़ा हुआ है। बाकी तीनों के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन नरेंद्र मुखर्जी जी का नुमाइंदा यहाँ कौन है? उस गेंडे के बारे में क्या ख्याल है? अजय को लगा कि रविशंकर का अनुमान सही था। ठीक है, उसकी रिवॉल्वर यहाँ पड़ी हुई है और टीवी पर पड़ी रिवॉल्वर की ओर इशारा किया। इस पर उसकी उंगलियों के निशान मिलेंगे। रिवॉल्वर भी अपनी कुछ कहानी तो ज़रूर कहेगा। इन दोनों से उन गेंडे की असलियत का पता चलते देर नहीं लगेगी। रविशंकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी एहतियात के साथ रिवॉल्वर उठाकर रुमाल में लपेटी और अपनी जेब में रख ली। ये सब तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन अब तुम अपने वन मैन गेम को अपने तक ही सीमित मत रखना। मुझे हर बात की बराबर जानकारी देते रहना। और बदले में क्या मैं भी तुमसे ऐसी अपेक्षा कर सकता हूँ? रविशंकर हिचकिचाया, फिर सर हिलाकर हामी भर दी और बाहर निकल गया। अजय ने राहत की पूरी मील भर लंबी सांस ली। रविशंकर के आगमन से उसकी समस्या खुद ब खुद हल हो गई थी। यह बखेड़ा इतना ज़्यादा फैल गया था और ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वो अकेला इससे नहीं निमट सकता था। इसमें पुलिस का दखल जल्दी हो गया था। उसे घर बैठे मनमांगी मुराद मिल गई थी। इससे भी बड़ी बात थी कि रविशंकर का उसके प्रति अनपेक्षित रूप से मृदु और सहयोग भावना से परिपूर्ण व्यवहार।
वह उत्साहित भाव से उठा और सोफ़ा चेयर पर पड़ा अपना खाली गिलास उठा लिया। इस खुशी को वो एंजॉय करना चाहता था, तो इसके लिए ड्रिंक लेना ज़रूरी था। अपने ऑफिस में डेस्क चेयर पर बैठा जगमोहन सामने खड़े सुलेमान को जलती हुई आंखों से घूर रहा था। मेरे पास वापस लौटने के बजाय अगर तुम चुल्लू भर पानी में डूब मर जाते ना तो ज़्यादा अच्छा था, वो दांत पीसता हुआ बोला। तुम गोश्त के चलते फिरते ढेर के अलावा कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना जानते हो। तुम्हारी बकवास सुनने की बजाय मुझे जानना चाहिए था कि तुम एकदम नकारा हो। अजय ने तुम्हारी रिवॉल्वर छीन ली और तुम्हें ठोकरें मारकर बाहर फेंक दिया। सुलेमान ने उसे निगाहें मिलाने की नाकाम कोशिश की और फिर अपराधी की भांति गर्दन झुका ली। उसने मेरे चेहरे पर नींबू मिली विस्की फेंक दी थी। अब मुझे पूरे वक्त उस पर रिवॉल्वर ताने रखना। इसी ने मुझसे कहा था रिवॉल्वर हटा लूं ताकि बातें की जा सकें। दीनानाथ ने जगमोहन की ओर देखा। मैंने कोई गलती नहीं की, उसने अपने बचाव में दलील दी। तुमने मुझसे कहा था कि मामला शांतिपूर्वक निपटना चाहिए। अब तुम ही बताओ, क्या किसी पर रिवॉल्वर ताने रहकर शांतिपूर्ण ढंग से मामला निपटाया जा सकता है? इसी से पूछो, अजय ने कागजात बेचने से क्यों इनकार कर दिया था? इसने उसे धमकी दी थी कि उसकी टांगें उखाड़कर कंधे पर लाद देगा, जबकि मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर चुका था अजय किसी धमकी या जोर जबरदस्ती से डरने वाला आदमी नहीं है। जगमोहन ने पुनः सुलेमान को घूरा। ये कुछ नहीं कर सकता, वो गुर्रा कर बोला। मेरी बात सुनो, दीनानाथ बोला। मैं नहीं समझता कि अजय के पास उन कागजात की कॉपी है। मेरा ख्याल है ये सब उसकी चाल थी, सिर्फ किसी को सामने लाने के लिए। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? जगमोहन बम की तरह फटा। उस वक्त क्यों नहीं सूझी थी ये बात जब मैंने तुमसे यही बात कही थी? मैं पूछता हूँ, तुम ऐसी बेहुदा और बेसर पैर की बातें लेकर मेरे पास आए ही क्यों थे? वो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि जो अजय ने मुझे बताया था, लेकिन मेरी बात सुनने के बजाय अजय से कागजात खरीदने का आइडिया खुद तुम्हारा था। दीनानाथ ने अपने बचाव में तर्क देने के बाद पूछा। अगर कागजात अजय के पास नहीं है तो वो नुकसान भी क्या कर सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसने पता लगा लिया कि कागजात खरीदने के लिए किसने तुम दोनों को भेजा था, और ये पता लगाना मुश्किल नहीं है। वो जानता है कॉपियों का खरीदार वही होगा जिसने असली कागजात चुराए थे। सुन रहे हो बेवकूफ़ो? तुम दोनों काट को उल्लुओं ने उसे यहाँ का रास्ता दिखा दिया है। जगमोहन गुस्से में चीखे जा रहा था। अचानक वो रुका और सुलेमान को घूरा, मानो निगाहों से उसे कत्ल करना चाहता हो। तुम एकदम घामड़ हो। तुम रिवॉल्वर भी उससे छिनवाए, वो रिवॉल्वर जिसका लाइसेंस मेरे नाम है। अगर वो इंस्पेक्टर का बच्चा वहाँ नहीं आ गया होता तो मैं रिवॉल्वर ज़रूर वापस ले आता, सुलेमान ने प्रतिवाद किया। बको मत। मैं पूछता हूँ, वो इंस्पेक्टर वहाँ कैसे आ पहुँचा, और उसी वक्त क्यों पहुँचा जब तुम वहाँ मौजूद थे? अजय के पास आखिर ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसमें उस पुलिस की दिलचस्पी थी? अरे इंस्पेक्टर रविशंकर अजय का दोस्त है, दीनानाथ ने जानकारी दी। जगमोहन ने डेस्क पर घूंसा मारा। सत्यानाश, तुम दोनों ने सब चौपट कर दिया। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या किया जाए। मुझे एक मौका और दो बॉस, सुलेमान बोला। किस लिए? इस दफ़ा सारा हिसाब चुका दूंगा। कैसे? बस ये मत पूछो, बस मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। तुम्हारा तरीका वो मैं देख चुका हूँ। वो मेरा नहीं, आपका तरीका था। अच्छा, और तुम्हारा क्या तरीका है? मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। तुम क्या कर सकते हो मैं देख चुका हूँ। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरे विचार से ये ठीक कहता है, दीनानाथ हस्तक्षेप करते हुए बोला। अगर अजय कागजात के बारे में हमें ब्लफ कर रहा है तो उसे रास्ते से हटा देना ही बेहतर होगा। तुम गुस्सा थूक कर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो जगमोहन। अगर उसने रविशंकर को बता भी दिया होगा कि कागजात में क्या था, तब भी कागजात ना होने की वजह से कुछ भी साबित तो नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक कि कानून की निगाह में भी अजय द्वारा रविशंकर को बताई गई बातों को एविडेंस नहीं बल्कि सिर्फ कही सुनी बातों में ही दर्ज किया जाएगा। जगमोहन अपेक्षाकृत शांत प्रतीत हुआ। और मान लो उसके पास उन कागजात की नकल हुई और उसके मरने के बाद वो बरामद हो गई, तब क्या होगा? उसने पूछा। इस सूरत में भी हालात इससे ज़्यादा बुरा नहीं होंगे जितने कि अब हैं, दीनानाथ ने जवाब दिया।
जगमोहन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मेरे विचार से हमें 24 घंटे इंतज़ार करना चाहिए। इस बीच अगर थंडर में वो मसाला छप जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि उसके पास कागजात की कॉपी है, और अगर नहीं छपता है तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो ब्लफ कर रहा है। अगर वो हरामज़ादा सचमुच ब्लफ कर रहा है तो आज रात का हिसाब बराबर करने के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे दूंगा। लेकिन याद रखो सुलेमान, इस दफ़ा की तुम्हारी चूक तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी। मान लो वो ब्लफ नहीं कर रहा है और कागजात की कॉपी उसके पास हो तो? सुलेमान ने मन ही मन कुड़ते हुए पूछा। जगमोहन ने मुंह बिसार दिया। उस सूरत में मैं खुद उससे निपटूंगा। करीब 1 घंटे बाद जब दीनानाथ फुल मून रेस्तरां से बाहर निकला तब बेहद परेशान था और एक अनजानी दहशत भरी बेचैनी उसके दिलो दिमाग पर हावी थी। मौजूदा हालात में अजय को ठिकाने लगाया जाना ज़रूरी हो गया था और सुलेमान ने यकीन दिलाया था कि ठीक 24 घंटे बाद वो अजय को दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। लेकिन दीनानाथ 24 घंटे इंतज़ार करने के पक्ष में नहीं था। वो चाहता था कि अजय को फ़ौरन ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि अजय उसे सुलेमान के साथ देख चुका था। उसका सीधा सा मतलब था कि अजय को निगाहों में वो दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। मान लो 24 घंटे के इस अरसे में अजय सुलेमान के सर पर जा चढ़ा और उसका पुलिंदा बांधने के बाद दीनानाथ की छाती पर भी आ चढ़ा तो क्या होगा? यही थी दीनानाथ की परेशानी और बेचैनी की वजह। इससे बचने के लिए कोई मुनासिब तरकीब उसे नहीं सूझ रही थी। अपनी वर्तमान मनःस्थिति में वो किसी सही जगह बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच विचार करना चाहता था। वर्षों पहले जब वह शराब पिया करता था तो उसे रेनबो बार का माहौल बेहद पसंद था और मूड ऑफ होने पर वह अक्सर वहीं जाया करता था। इस बार का बारमैन और दूसरे रेगुलर कस्टमर्स उससे परिचित थे। वहाँ दिल बहलाव के लिए लड़कियाँ भी आसानी से मिल जाया करती थीं। दीनानाथ ने खाली जाती टैक्सी रोकी और रेनबो बार का पता बताते हुए पिछली सीट पर पसर गया। टैक्सी अपने गंतव्य की ओर दौड़ने लगी। दीनानाथ मन ही मन स्वयं को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था कि उसे ड्रिंक्स की ज़रूरत क्यों नहीं थी। वह सिर्फ बार में माहौल की वजह से वहाँ जा रहा था। शराब वो छोड़ चुका था। मुश्किल से आधा घंटे बाद उसने स्वयं को रेनबो बार में काउंटर के सामने एक स्टूल पर बैठे पाया। बार में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इससे भी बड़ी बात थी कि उसके पुराने परिचित में से कोई भी उस वक्त वहाँ नहीं था। उसने 3 स्टूल छोड़कर अपने पास बैठे 2 आदमियों पर उचटती सी निगाह डाली। वे एक सांवली लड़की से सौदा पटाते से प्रतीत हुए। तभी अधेड़ बारमैन उसे मुखातिब हुआ। मुद्दत बाद दिखाई दिए हो दीनानाथ, हुक्म करो क्या सेवा की जाए? दीनानाथ के चेहरे पर हिचकिचाहट भरे भाव पैदा हो गए। उसकी निगाहें अपनी फेवरेट ब्रांड की एक कतार में सजी विस्की की बोतल पर टिकी थी। वह भारी कश्मकश में फंसा नजर आ रहा था। शराब अब उसके लिए ज़रूरत नहीं रह गई थी, लेकिन उसके मुंह में पानी आ रहा था और इसके बावजूद उसे अपना मुंह खुश्क होता प्रतीत हुआ। वह शराब की अपनी कमज़ोरी पर काबू पा चुका था, उसने सोचा, मगर इस वक्त शायद एक पैग उसे अपनी बेचैनी पर काबू पाने में मदद करेगा। ठीक है, वो सिर्फ एक ही पैग पिएगा, फिर तसल्ली से अपनी समस्या पर सोच विचार करेगा। एक पैक डिप्लोमेट दो, लार्ज, उसने कहा और फिर हिचकिचाया। बारमैन ने नई बोतल से एक लार्ज पैक उसके सामने रख दिया। उसकी निगाह दीनानाथ के चेहरे पर जमी थी। वहाँ मौजूद भावों को वो अच्छी तरह पहचानता था। दीनानाथ ने अपना गिलास उठाकर एक ही बार में खाली कर दिया। बारमैन मुस्कुराया और वही बोतल उठाकर उसने सामने रख दी। दीनानाथ का हाथ मशीनी अंदाज से आगे बढ़ा और बोतल उठाकर अपने गिलास में पुनः विस्की डाल ली। वह शुरू हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले शुरू हुआ करता था। वो भूल गया कि शराब से तौबा कर चुका था। अगली सुबह अजय पुलिस हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर रविशंकर के ऑफिस में दाखिल हुआ। हालत बता रही थी कि वो रात भर व्यस्त रहा। आओ बैठो। अजय उसके सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या प्रोग्रेस है रवि? उसने सिगरेट का पैकेट निकालते हुए पूछा। प्रोग्रेस तो है, लेकिन उससे कितना कुछ फ़ायदा होगा ये नहीं बता सकता, रविशंकर ने कहा। उस लड़की का कुछ पता लगा है? फिर अपने डेस्क के ड्रॉर से एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो निकाल कर उसके सामने रख दिए। यही है ना? अजय ने फ़ोटो देखी और सहमति सूचक सर हिला दिया। हाँ, लीना विक्टर ही है। कहाँ है वो? ये पता नहीं लग सका। फिर? अजय ने सिगरेट ऑफर करते हुए पूछा।
रविशंकर ने सिगरेट लेकर होठों में दबा ली। अजय द्वारा सिगरेट सुलगवाने के बाद, एयरपोर्ट पर उसकी फ़ोटो दिखाकर हुलिया बताने के बाद पूछताछ करने पर सिर्फ इतना पता चल सका है कि वो कल सुबह 8 बजे बम्बई जाने वाले प्लेन पर सवार हुई थी, लेकिन उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। जाहिर है उसने किसी दूसरे नाम से सफ़र किया होगा। फिर उसने अपने बालों में हाथ फिराया। उसके पास अपने हैंडबैग के अलावा सामान के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी। पिछली रात तुम्हारे पास से आने के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि फिर मैंने बम्बई पुलिस से संबंध स्थापित किया। लीना विक्टर का हुलिया बताते हुए उनसे वहाँ एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता लगा है कि इस हुलिया वाली लड़की को किस ड्राइवर ने कहाँ पहुँचाया था। थोड़ी देर पहले ही उनका जवाब आया है। यथासंभव पूछताछ के बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकेगा। अजय ने सिगरेट का कश लेकर धुएं का गुबार छोड़ा। मुमकिन है लीना ने वहाँ से टैक्सी ही ना ली हो। तुम्हारा मतलब है एयरपोर्ट से पैदल चल कर गई थी? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि भोसले का कोई आदमी कार सहित वहाँ मौजूद रहा हो और उसे अपने साथ ले गया हो। रविशंकर ने थके भरे अंदाज में सर हिलाया। मैंने रात ही बम्बई पुलिस में विक्रम राव भोसले की गतिविधियों का पता लगाने का भी आग्रह किया था। 3 घंटे बाद इन्होंने सूचित कर दिया है कि भोसले की कोठी बंद पड़ी है। वहाँ एक नौकर तक भी इस वक्त नहीं है और ख़ुद भोसले भी बम्बई में नहीं है। अजीब बात है, अजय बोला। खैर, बाकी बातों के बारे में बताओ। पिछली रात गेंडे द्वारा मेरे फ्लैट में छोड़ी गई जो रिवॉल्वर तुम लाए थे, उसका कुछ पता चला? उस रिवॉल्वर पर पाए गए उंगलियों के निशान कलकत्ते के खूंखार और सजा याफ्ता बदमाश सुलेमान के हैं। यानी गेंडे का नाम सुलेमान है और वो नरेन मुखर्जी का आदमी है। कलकत्ता पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अच्छा, और उस रिवॉल्वर से हाल ही में फायर किया गया है? नहीं। उसका मालिक कौन है? हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उस रिवॉल्वर का मालिक फुल मून रेस्तरा का मैनेजर जगमोहन है। कोई 3 साल पहले उसे लाइसेंस इशू किया गया था। अजय ने प्रशंसापूर्वक उसकी ओर देखा। आखिर लिंक मिल ही गया। लिंक तो है मगर प्रूफ नहीं है, रविशंकर बोला। वैसे उस रिवॉल्वर के दस्ते पर खून के बहुत ही हल्के दाग भी पाए गए हैं। प्रेसिपिटेन टेस्ट से पता चला है कि वो मानव शरीर के बी ग्रुप के रक्त के दाग हैं। हालांकि मृतक जय किशन का ब्लड ग्रुप भी बी था, लेकिन उस ब्लड ग्रुप के पूरे देश में कई करोड़ व्यक्ति होंगे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि रिवॉल्वर पर पाए गए दाग जय किशन के शरीर से निकले खून के ही हैं। अजय ने बुरा सा मुंह बनाया। कितना नज़दीक पहुंचने के बाद भी हम कितने दूर हैं, वो बोला। इसका मतलब अभी भी कोई ठोस कदम तुम नहीं उठा सकते। हाँ, मौजूदा हालात में हमारी स्थिति 2 और 2 जोड़कर 4 कर लेने जैसी है। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनकी बैंकिंग के लिए हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं और कुछ नहीं। हम निर्विवाद रूप से कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। इस वक्त उठा हमारा कोई भी गलत कदम उन चारों चंडालों को हमारी पकड़ से बहुत दूर कर देगा, जबकि हमारा मुख्य उद्देश्य उन्हें घेर कर उनके रैकेट को ख़त्म कर देना है। हमने जगमोहन और सुलेमान जैसी छोटी मछलियों को नहीं, उन चारों मगरमच्छों को फांसना है। अजय ने आखिरी कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में कुचल दी। उन चारों मगरमच्छों तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों मछलियों को ही सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उन्हें सावधान होने का मौका दिए बगैर ही हमें ऐसा कुछ करना होगा। अजय ने बहस नहीं की। रविशंकर की कार्यप्रणाली से वो भली भांति परिचित था। तुमने बताया है भोसले बम्बई में नहीं है, बता सकते हो वो कहाँ है? बम्बई पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पूना में है, अपने होटल में। हो सकता है लीना विक्टर भी पूना में हो। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। 8 बजे की जिस फ्लाइट से वो गई थी वो सिर्फ बम्बई तक जाती है। पूना के लिए यहाँ से 7:30 बजे एक फ़्लाइट है और दूसरी फ़्लाइट 8:20 पर जाती है। अगर उसने पूना जाना होता तो इनमें से कोई भी फ़्लाइट आसानी से वो पकड़ सकती थी। अजय ने ताज़ा सिगरेट सुलगाया। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो बोला, मेरे विचार से लीना का पता लगाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका सिर्फ एक ही है, उस आदमी को पकड़ा जाए जिसने उसे भेजा था। अच्छा, कौन हो सकता है वो आदमी? अरे, जगमोहन के अलावा और कौन हो सकता है? श्रीकांत वर्मा? मैं नहीं समझता श्रीकांत इस मामूली काम के फेर में पड़ा होगा। ये उसके फ्रंटमैन जगमोहन का ही काम होना चाहिए।
अच्छा, मान लो जगमोहन का ही काम हुआ, तो क्या तुम्हारे पूछने पर वो तुम्हें बता देगा लड़की कहाँ है? मैं लोगों से बातें उगलवाना जानता हूँ। ये काम हम लोगों को तुमसे बेहतर ढंग से करना आता है। लेकिन फिलहाल तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें डर है कि जगमोहन पर हाथ डालने से श्रीकांत सावधान हो जाएगा और फिर वो अपने तीनों साथियों को भी सावधान कर देगा। रविशंकर ने जवाब नहीं दिया। अजय खड़ा हो गया। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि। बता सकते हो सुलेमान नामक गैंडा कहाँ रहता है? रविशंकर ने अपनी डेस्क ड्रॉर खोलकर एक फाइल निकाली, उसे खोलकर देखा, फिर बोला, फ्लैट नंबर 10, 3rd फ्लोर, 32 जहांगीर रोड 5। थैंक यू वेरी मच, अजय ने कहा और ऑफिस से निकल गया। लीना विक्टर पीठ के बल पलंग पर पड़ी थी। उसकी दोनों कलाइयाँ मजबूत रस्सी के साथ पलंग के सिरहाने से बंधी थी और दोनों टखने पायताने के सिरों के साथ। वो पूर्णतः नग्न थी। पहला फिक्स दिए जाने के बाद किसी वक्त उसके तमाम कपड़े उतार लिए गए थे। वो बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब दरवाज़ा खुले और पीटर भीतर आए। अब से पहले 3 बार वो कमरे में आया था और तीनों दफ़ा फिक्स देकर लौट गया था। अब चौथे फिक्स की बारी थी। लीना को पहला फिक्स दिए जाने की याद नहीं थी। वो उसे बेहोशी की हालत में दिया गया था। जागने पर उसे अपना सर चकराता सा और मतली सी महसूस हो रही थी। लेकिन दोपहर बाद जब उसे दूसरा फिक्स दिया गया, उसकी हालत सामान्य हो गई थी। फिर उसे अपने जिस्म में अजीब सा रोमांच भर गया प्रतीत हुआ था। फिर उसे लगा कि वो सुखद कल्पनाओं के विचित्र लोक पहुंच गई थी। फिक्स का प्रभाव खत्म होने के बाद उसने पुनः स्वयं को सामान्य अनुभव किया। उसने आश्वस्त भाव से सोचा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे हेरोइन एडिक्ट नहीं बनाया जा सकेगा। उसने तय किया कि वो पीटर के साथ सहयोग करने का अभिनय करेगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी ताकि उसका विश्वास पाने के बाद वहाँ से निकल भागने का कोई मौका पा सके। लेकिन उसे ये देखकर बड़ी भारी निराशा और हैरानगी हुई कि उसे नग्न अवस्था में देखने के बाद भी वो उसके जिस्म के प्रति पूरी तरह उदासीन रहता था। उस जिस्म के प्रति जिसमें कपड़ों से ढका होने के बावजूद पुरुषों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी और जिसे नग्न देखने के बाद पहले कभी कोई पुरुष एक पल भी खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसके उसी जिस्म की हट्टा कट्टा और जवान नजर आने वाले पीटर ने पूर्णतः अपेक्षा की थी। इससे वो सिर्फ इस नतीजे पर पहुंची थी कि पीटर बिल्कुल नपुंसक था। साथ ही पीटर को फंसाने और वहां से निकल भागने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। लेकिन पीटर के साथ फसाद करने की ना तो वो स्थिति में थी और ना ही ऐसा करने में उसे कोई समझदारी दिखाई दी। उसने खुद को हालात के हवाले करने का फैसला कर लिया। तीसरा फिक्स उसे रात में किसी वक्त दिया गया था। उसी के प्रभाववश वो अभी तक ऊँघ सी रही थी। अचानक लॉक में चाबी घूमने और दरवाज़ा खुलने की आहट पाकर लीना ने अपने सूखे होठों पर जबान फैलाई और सर उठाकर पीटर को कमरे में दाखिल होते देखा। फिर उसे अपनी ओर बढ़ता देखकर वह चौंकी। उसे उम्मीद थी कि पहली तीनों दफ़ों की तरह पीटर सीधा ड्रेसिंग टेबल से निकालेगा और उसे फिक्स देकर वापस लौट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत पीटर पलंग के पास आ खड़ा हुआ और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। आज सुबह से तुम्हें फिक्स नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कितनी प्रोग्रेस सीरीज़ की है। लीना को लगा एकाएक कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके चेहरे से और पूरे शरीर से पसीना फूट निकला। उसे अपने पेट की मांसपेशियों में ऐंठन सी भी महसूस हुई। इसके बावजूद वो जबरन मुस्कुराई। मुझे फिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो बोली। तुम बेकार अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस तरह कभी भी मुझे हेरोइन एडिक्ट नहीं बना सकोगे तुम। पीटर धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। अच्छा, मैं दोपहर बाद ठीक 1 बजे आऊँगा, तब तुम्हारा हालचाल पूछूंगा। और पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। लीना ने दरवाज़ा बंद होने और लॉक में चाबी घुसाई जाने की आवाज़ सुनी। वो कुछ देर चुपचाप पड़ी रही। फिर अचानक वो अपने होठ काटने पर विवश हो गई। उसे अपनी बाहों और टांगों में हल्का सा कंपन महसूस होने लगा। पहले दिन जो मतली और सर चकराता सा महसूस हुआ था, फिर वही महसूस हो रहे थे। शरीर पसीने से भीगता जा रहा था। गले में अजीब सी चुभन और नाक में गीलापन अनुभव होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उस पर छाने लगी। लीना समझ गई ये सिर्फ इस बात के लक्षण थे कि उसे फिक्स की ज़रूरत थी। ऊपर विवशता के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। करीब 3 घंटे बाद पीटर पुनः कमरे में आया। लीना पलंग पर पड़ी बुरी तरह छटपटा रही थी।
अब तक अपनी इच्छा शक्ति के सहारे ही फिक्स पाने की अपनी तीव्र आवश्यकता से संघर्ष करती रही थी, लेकिन अब उसका मनोबल टूट गया। फिर भी उसने अंतिम संघर्ष के रूप में अपनी गर्दन घुमा ली ताकि पीटर उसकी आंखों में उसकी ज़रूरत के स्पष्ट भाव न पड़ सके। क्या हाल है बेबी? लीना ने उसकी ओर ना देखने की पूरी कोशिश की। बढ़िया, वो अपने स्वर सामान्य बनाए रखने का प्रयास करते हुए बोली। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं कुछ घंटे और इंतज़ार करूँगा। लीना ने फ़ौरन गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। नहीं, मुझे अभी फिक्स चाहिए, वो हाफती हुई पीड़ित स्वर में बोली। पीटर धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। अभी 1 घंटा और इंतज़ार करो बेबी, उसने कहा और कमरे से निकल गया। लीना पलंग पर पड़ी रोती रही। उस रोज़ कलकत्ता में नरेन मुखर्जी अपने शानदार ड्राइंग रूम में विचारपूर्वक चहलकदमी कर रहा था। उसकी निगाहें बार बार टेलीफोन पर जा अटकती थी और हर बार ऐसा लगता था मानो अभी घंटी बजती और रिसीवर उठाते ही सुलेमान की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन टेलीफोन की घंटी तो कई बार बजी, मगर रिसीवर उठाने पर सुलेमान की आवाज़ एक दफ़ा भी सुनाई नहीं दी। फ़ोन करता सभी स्थानीय आदमी थे। नरेन मुखर्जी ने झुंझलाकर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 3:27 हो चुके थे। सुलेमान जब से विराटनगर गया था, रोज़ दोपहर बाद नियमित रूप से ठीक 2 बजे फ़ोन करके उसे डेली रिपोर्ट दिया करता था, लेकिन आज वो कमबख्त ना जाने कहाँ मर गया था। सहसा टेलीफोन की घंटी बजी। नरेन मुखर्जी ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मुखर्जी स्पीकिंग, उसने उत्साहित स्वर में जवाब दिया। जवाब में आशा के विपरीत लाइन पर श्रीकांत की आवाज़ सुनाई दी। नरेन, श्रीकांत दिस साइड, आज तुम्हें सुलेमान ने फ़ोन किया था? नरेन मुखर्जी चौंका। नहीं तो क्यों? करीब 3 घंटे पहले योर वॉइस के रिपोर्टर्स राइटर दीनानाथ ने मुझे फ़ोन किया था। श्रीकांत के स्वर में चिंता का गहरा पुट था। वो पूरी तरह नशे में धुत था और लेकिन वो तो कई साल पहले शराब छोड़ चुका था। मैं उसे भरोसेमंद समझता रहा हूँ, नरेन मुखर्जी ने प्रतिवाद किया। मैं भी यही समझता था, लेकिन मुझे पता चला है कि करीब 2.5 घंटा पहले, यानी मुझे फ़ोन करने के करीब आधा घंटा बाद, वो नशे में धुत होने की वजह से एक ऑटो रिक्शा से टकरा गया था और अब हॉस्पिटल में पड़ा है। छोड़ो इस किस्से को, ये बताओ उसने फ़ोन पर क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं सुलेमान को बता दूं कि वो सुलेमान की वजह से जान नहीं देगा। फिर उसने संबंध विच्छेद कर दिया। क्या? नरेन मुखर्जी के माथे पर बल पड़ गए। तुमने सुलेमान से बात की? मैं उसे और जगमोहन को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों में से किसी की ओर से भी जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा शायद सुलेमान ने तुम्हें बताया होगा। नहीं, कल 2 बजे बाद से मुझे उसने फ़ोन नहीं किया है। तुमने उसके फ्लैट पर किसी को नहीं भेजा? 1.5 घंटा पहले भेजा था, फ्लैट पर ताला लगा है। और जगमोहन? कुछ ही देर पहले रेस्तरां में से भी आदमी खाली वापस लौट आया है। जगमोहन वहाँ नहीं है, क्या पता कहाँ चला गया। नरेन मुखर्जी की आंखें सिकुड़ गईं। बेहतर होगा तुम सुलेमान को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो। और दीनानाथ ने फ़ोन पर जो कुछ कहा था वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। अगर हो सके तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। ओके, मैं सुलेमान को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। दीनानाथ ने जो कुछ कहा वो महज नशे की बकवास हो सकती है। कुछ भी हो, मुझे ये सब पसंद नहीं आया है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से फ़ोन करूँगा। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। नरेन मुखर्जी रिसीवर यथास्थान रखकर सोचने लगा। ज़रूर कोई गड़बड़ थी। सुलेमान का उसे वक्त पर फ़ोन ना करना और अपने फ्लैट पर ना मिलना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि गड़बड़ खुद सुलेमान के साथ ही हुई थी। सुलेमान पिछली रात करीब 1:30 बजे अपने फ्लैट पर लौटा था। दीनानाथ के चले जाने के बाद भी वो और जगमोहन देर तक अजय के मसले पर बातें करते रहे थे। अंत में तय किया कि अगले दिन का थंडर का सायंकालीन संस्करण देखने के बाद सुलेमान जैसा चाहे अजय को ठिकाने लगा सकता था। सुलेमान घर पहुंचने के बाद बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। अजय द्वारा अपनी ठुकाई की जाने का उसे जितना मलाल था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा उसे जगमोहन पर आ रहा था कि उसने क्यों दीनानाथ की मौजूदगी में उसे इस कदर जलील किया था। सुलेमान का रोम रोम क्रोध और अपमान से जल रहा था। उसका जी चाह रहा था कि फौरन उठे और पहले जाकर जगमोहन का भेजा फाड़ डाले और फिर अजय की गर्दन तोड़ दे, मगर उसे खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा।
वो नहीं चाहता था कि उससे कोई ऐसी गलती हो जिसकी वजह से उसे अपने असली बॉस नरेन मुखर्जी का कोप भाजन बनना पड़े। उसने अगले दिन दोपहर बाद तक इंतजार करना ही बेहतर समझा। हालांकि अगले रोज़ अजय की हत्या करने के विचार से धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा था, और फिर भी सुबह 7 बजे से पहले उसे नींद नहीं आ सकी थी। डोरबेल की चीख सुनकर जब वो जागा तब भी उसकी पलकें नींद से बोझिल थी और सर में भारीपन था। उसने पलंग के पास मेज पर रखे अलार्म घड़ी पर निगाह डाली। 11:15 बजे थे। वो आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा और आगंतुक पर बरस पड़ने की नीयत से तेजी से प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वो पूरी तरह से चैतन्य नहीं था। उसके दिमाग और आंखों में अभी भी नींद की खुमारी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलकर आगंतुक पर निगाह पड़ते ही हैरानगी से उसकी आंखें फट पड़ीं और गालियां बकने के इरादे से खुला मुंह खुला ही रह गया। आने वाला अजय था। इससे पहले कि सुलेमान अजय पर झपटता या दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता, अजय ने उसकी हैरानगी और असावधानी का फ़ायदा उठाते हुए दोनों हाथों से उसे पीछे धकेल दिया। अजय की सर्वथा अप्रत्याशित हरकत से तनिक असंतुलित सा सुलेमान लड़खड़ाकर पीछे हटता चला गया। अजय भीतर दाखिल हुआ और पांव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तब तक सुलेमान संभल कर उस पर झपटने की तैयारी कर चुका था, लेकिन उसे ठिठक जाना पड़ा। अजय के हाथ में रिवॉल्वर प्रकट हो चुकी थी, जिसका रुख सीधा उसके पेट की ओर था। 38 कैलिबर के उस रिवॉल्वर का अजय के पास लाइसेंस नहीं था। उसके नंबर भी बड़ी सफाई से रगड़ कर मिटाए जा चुके थे। वो उस रिवॉल्वर को तभी साथ रखता था जबकि ऐसा करने के अलावा अन्य कोई चारा ना हो। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो ताकि मुझे तुम्हारे पेट में सुराख करने का बहाना मिल सके। सुलेमान ने खा जाने वाले भाव से उसे घूरा। तुम समझते हो मेरे घर में दिन दहाड़े मुझे शूट करके तुम बच जाओगे? वो गुर्राया। बेशक, तुम जैसे हत्यारों को शूट करना कोई जुर्म तो है नहीं। हत्यारा? क्या बकते हो? मैंने किसी की हत्या नहीं की। अच्छा, शायद तुमने उस आदमी को नहीं पहचाना था जो पिछली रात मेरे फ्लैट में तुम्हारी मौजूदगी के दौरान आया था। वो पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर था। दीनानाथ उसे पहचान गया था। सुलेमान ने असमंजसता पूर्वक उसकी ओर देखा। तो क्या हुआ? उसने अकड़ कर पूछा। हुआ ये कि उस रिवॉल्वर पर मौजूद तुम्हारी उंगलियों के निशानों से पुलिस को पता लग गया है कि तुम कलकत्ता के सजा याफ्ता बदमाश सुलेमान हो, और नरेन मुखर्जी नामक बंगाली ने तुम्हें यहाँ पर जगमोहन पर निगाह रखने के लिए भेजा हुआ है। सुलेमान थोड़ा ढीला पड़ गया। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो प्रकट में लापरवाही जाहिर करते हुए बोला। ऐसी तो मैं और भी बकवास कर सकता हूँ। मसलन जय किशन और हल्दीराम के साथ कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। वो एक्सीडेंट स्टेज किया गया था। हल्दीराम की मौत फुल मून रेस्तरां में स्टेज के पीछे लोहे की सीढ़ियों से गिरकर सर फटने और गर्दन टूटने की वजह से हुई थी। जय किशन की खोपड़ी को तोड़कर उसकी हत्या करने के बाद उसे कार में हल्दीराम के साथ सवार कराया गया था और फिर कार एक्सीडेंट स्टेज कर दिया गया था। सुलेमान के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। तुम इसे साबित नहीं कर सकते? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस तो कर सकती है ना, और मैं भी कर सकता हूँ, अजय प्रभावपूर्ण स्वर में बोला। जय किशन की खोपड़ी को तुम्हारी रिवॉल्वर से कूटा गया था, और उस पर जो खून के दाग पाए गए हैं वो जय किशन के ब्लड ग्रुप के ही हैं। सुलेमान की आंखें फैल गईं। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, वो दहाड़ कर बोला और अजय के हाथ में थमी रिवॉल्वर की परवाह न करते हुए उसकी ओर झपटा। अजय ने रिवॉल्वर की भारी नाल का भरपूर वार उसकी कनपटी पर कर दिया। सुलेमान एकदम रुका और त्योरा कर घुटनों के बल फर्श पर गिरा। जो ही उसने उठने की कोशिश की कि अजय की भरपूर ठोकर उसके चेहरे पर पड़ी और वो पीठ के बल उलट गया। अजय ने ताबड़तोड़ 5-7 ठोकरें उसकी पसलियों पर जमा दी। सुलेमान का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। वो बुरी तरह हांफने लगा। इस बार बाजी तुम्हारे हाथ में है हरामजादे, वो फंसी सी आवाज़ में बोला, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अजय ने उसकी पसलियों में 2 और ठोकरें जमा दी। अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा गेंडे, जब तुम्हें जय किशन की हत्या के अपराध में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मैंने उसकी हत्या नहीं की। फिर किसने की है? सुलेमान ने जवाब नहीं दिया। क्या वो रिवॉल्वर तुम्हारी नहीं थी? नहीं। किसकी थी?
सुलेमान ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप पड़ा रहा। अगर वो रिवॉल्वर तुम्हारी नहीं थी तब तो तुम्हारे हक में और भी ज़्यादा बुरा होगा। अजय बोला, इसका मतलब तुम किसी और का अपराध करके अपने सर पर ले रहे हो, और एक ऐसा अपराध जो तुमने नहीं किया लेकिन जिसकी सज़ा तुम भुगतोगे, और सज़ा भी मामूली नहीं होगी, मौत की सज़ा। मगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम खुद ही अंक के जुर्म की सज़ा पाना चाहते हो तो मैं क्या, कोई भी तुमको बचा नहीं सकता, और इसमें कोई कर भी क्या सकता है। सुलेमान की आंखों में डर झांकने लगा। तुम समझते हो मुझे इस तरह जय किशन की हत्या के अपराध में फंसाया जा सकता है? हाँ, फंसाया जा नहीं सकता है, तुम खुद ही फंस चुके हो। फंसाएगा कौन तुमको? किसी की हत्या करने के लिए मुझे रिवॉल्वर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। इस काम के लिए मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। उसने अपनी भारी मजबूत हाथ मुट्ठियों की शक्ल में भींचकर ऊपर उठाए। अगर इस वक्त तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं होती तो मैं अपनी बात का सबूत भी दे देता। मैं सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करता हूँ। कलकत्ता में पुलिस और मेरे सभी परिचित मेरी इस बात की गवाही दे देंगे। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे दूसरी ही बार मिल रहा हूँ और दोनों ही दफ़ा तुम्हें ठोकरे खाकर फर्श पर पड़े देखा है। तुम्हारे हाथों की करामात एक बार भी मुझे देखने को तो नहीं मिली। सुलेमान ने तुरंत फर्श से उठने की कोशिश की, लेकिन अजय की ठोकर ने उसे वापस फर्श पर पड़ा रहने को मजबूर कर दिया। ये सब इत्तेफाक की बात है, और यह मेरी बदकिस्मती है। तुम पहले आदमी हो जिसके हाथों मुझे मार खानी पड़ी है। अजय के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट थी। अरे इस बात को छोड़ो और ये बताओ, ये रिवॉल्वर किसकी थी? मेरी नहीं थी। तुम्हारे पास कहाँ से आई? सुलेमान ने जवाब नहीं दिया। इन तमाम सवालों के जवाब मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सुलेमान, और तुम्हारी बेहतरी भी जवाब देने में ही है। अपनी जान के दुश्मन मत बनो। मुमकिन है तुम्हारे जवाबों से तुम्हारे बचाव की कोई सूरत निकल आए, वरना तुम बुरी तरह से तो फंस ही चुके हो। सुलेमान के चेहरे पर पहली बार मानसिक तनाव के भाव उत्पन्न हुए। मैं बता चुका हूँ, जय किशन की हत्या मैंने नहीं की है। जय किशन और हल्दीराम की मौत के बारे में मैंने सिर्फ यही सुना है कि वो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। फुल मून रेस्तरां में जगमोहन के ऑफिस की सीढ़ियों के नीचे पड़ी हल्दीराम की लाश खुद मैंने देखी थी। वो कार एक्सीडेंट से बहुत पहले मर चुका था। इसलिए उसके कार चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जय किशन के सर का अगला हिस्सा बुरी तरह से कूट दिया गया था, ताकि ऐसा नजर आए कि वो विंडशील्ड से टकरा गया था, और जिस रिवॉल्वर से उसकी खोपड़ी तोड़ी गई थी उस पर जगह जगह सिर्फ तुम्हारी ही उंगलियों के निशान हैं। तब भी तुम इनकार करते हो कि हत्या तुमने नहीं की। कितनी बार बताना पड़ेगा, वो रिवॉल्वर मेरी नहीं थी। सुलेमान चीखा। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं दीनानाथ का बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ गया था, और उसके पास 20,000 की रकम थी। उसे रकम किसने दी थी? सुलेमान सिर्फ अपने होठों पर जबान फिराकर रह गया, बोला कुछ नहीं। सुलेमान, मैं तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन तुम जब अपनी जान खुद ही देने पर तुले हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। जो कुछ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो सब पुलिस तुमसे पूछेगी, और तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के पास 3rd डिग्री नामक एक ऐसा कारगर हथियार है जो तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे सुरमाओं के कसबत तोड़कर रख देता है। तुम भी टूट जाओगे, मगर तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करो तो तुम अभी भी बच सकते हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे मालिक लोग, जिन्हें कि तुम बहुत बड़ा तोप समझते हो, तुम्हारी कुछ मदद करेंगे तो तुम बहुत बड़ी भारी गलती कर रहे हो, क्योंकि उन सबका बंटाधार होने वाला है। वो अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करने में इतने मसरूफ़ होने वाले हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का होश तक नहीं रहेगा। सुलेमान का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। तुम किन लोगों की बातें कर रहे हो? उसने फंसी सी आवाज़ में पूछा। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट की उस चंडाल चौकड़ी की, जिसमें तुम्हारे बॉस नरेंद्र मुखर्जी के अलावा घनश्याम दास, विक्रम राव भोसले और श्रीकांत वर्मा शामिल है। उन सबका पुलिंदा बनने में अब कोई देर नहीं रही है। सुलेमान ने अविश्वासपूर्वक उसे घूरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाया इस ढंग से मानो खुद को तसल्ली दे रहा था।
ऐसा होना शुरू हो गया है। समझदारी इसी में है कि तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो। सुलेमान का सारा आत्मविश्वास, सारी हेखड़ी और अकड़ एकदम हवा हो गई। उसने भयभीत नजरों से अजय की ओर देखा। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि रिवॉल्वर किसकी थी, फिर क्या होगा? मैं उस रिवॉल्वर वाले से बात करूंगा। जगमोहन से कुपित सुलेमान की आंखें नफरत से जल उठी। लेकिन तुम उसे ये नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें बताया है? नहीं, वो रिवॉल्वर जगमोहन की थी। उसी ने कल मुझे दी थी और दीनानाथ के साथ बॉडीगार्ड बनाकर भेजा था। लेकिन रिवॉल्वर पर तो सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए थे। हो सकता है पिछली रात की तरह जगमोहन ने उस रात भी तुम्हें रिवॉल्वर दी हो, जब जयकिशन की खोपड़ी का भुर्ता बनाया गया था और तुमने उसकी खोपड़ी कूट दी थी। नहीं, मैं बेकसूर हूँ, सुलेमान ने आर्तनाद सा किया। जयकिशन की हत्या जगमोहन ने ही की थी। मैंने दूसरी कार में रहकर सिर्फ उसका पीछा किया था और जब वो एक्सीडेंट स्टेज कर चुका तो मैं उसे कार में वापस ले आया था। पिछली रात तुम्हारे घर से नाकामयाब होकर लौटने के बाद जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे तुम्हारी हत्या करने का आदेश भी दिया था। मैंने आज दोपहर के बाद तुम्हारी हत्या करनी थी और दीनानाथ इसका गवाह है। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। अजय ने चंद क्षण उसे घूरते हुए कुछ सोचा, फिर बोला, अच्छा उठो। सुलेमान ने उठने का उपक्रम नहीं किया। अब और क्या चाहते हो? इस बात की पूरी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि दोबारा ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझे यहीं मिलो। क्या मतलब? उठो, मैं बताता हूँ। सुलेमान कोहनियों के बल उठने लगा। वो पूरी तरह उठ भी नहीं पाया था कि अजय ने रिवॉल्वर के दस्ते का नपा तुला बार उसकी कनपटी पर कर दिया। सुलेमान के गले से करहा की आवाज़ निकली और वो वापस फर्श पर ढेर हो गया। वो बेहोश हो गया था। अजय ने इधर उधर देखा, फिर दूसरे कमरे में पहुंचा। वो कमरा बेडरूम था और वहाँ पड़ा पलंग सूती निवाड़ से बुना हुआ था। अजय किचन में गया और चाकू लेकर लौटा। उसे निवाड़ का एक लंबा टुकड़ा काट कर अलग कर दिया। वो वापस बाहरी कमरे में आया। बेहोश पड़े सुलेमान को उसे निवाड़ से इतनी मजबूती के साथ गठरी की शक्ल में बांधा कि होश में आने के बाद वो हिलडुल भी ना सके। वो सुलेमान को घसीट कर बाथरूम में ले गया। बेडरूम में जाकर उसे निवाड़ का एक और टुकड़ा काटा, फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, एक छोटा और दूसरा लंबा। छोटे टुकड़े को गोले की शक्ल में मोड़कर उसने सुलेमान के मुंह में ठूसा और बड़े टुकड़े को पट्टी की शक्ल में उसके मुंह पर कसकर बांध दिया। वो बाथरूम से निकला, दरवाज़ा बंद किया और प्रवेश द्वार के की होल में फंसी चाबी बाहर निकाल ली। फ्लैट से बाहर आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और चला गया। सुलेमान को होश आया तो उसने स्वयं को गठरी की शक्ल में पड़ा पाया। वो समझ गया कि ये अजय की ही करतूत थी। वो मन ही मन बल खाकर रह गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और पसलियाँ एक फोड़े की तरह दुख रही थी। इनकी परवाह ना करते हुए उसने स्वयं को बंधन मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन बंधन टस से मस नहीं हुए। भरसक प्रयत्न के बाद भी जब वो स्वयं को मुक्त नहीं कर सका तो निराश होकर उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी। बाथरूम के फर्श पर विवश पड़ा वो क्रोध, अपमान और नफरत की आग में झुलसता रहा। फिर उसे बेडरूम में रखे टेलीफोन उपकरण की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अपनी उस हालत में फ़ोन सुनना तो दूर, फ़ोन के पास तक पहुंच पाना नामुमकिन था। घंटी बजना बंद हो गई। बाथरूम में बंधा पड़ा असहाय सुलेमान नहीं जानता था कि श्रीकांत वर्मा उससे संबंध स्थापित करना चाहता था। अजय सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा। इंस्पेक्टर रविशंकर अपने ऑफिस में ही मौजूद था। एनी प्रोग्रेस? अजय उसके सामने बैठता हुआ बोला। रविशंकर ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खबर लेकर आया हूँ। अजय बोला। क्या? जवाब में अजय ने सुलेमान द्वारा बताई गई बातें दोहरा दी और अंत में वह बोला, इस तरह अब तुम जगमोहन को जयकिशन की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर सकते हो। रविशंकर ने जरा भी उत्साह प्रकट नहीं किया। कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? इस बात का क्या सबूत है कि सुलेमान सच बोल रहा है? हो सकता है उसने खुद को बचाने के लिए सारा दोष जगमोहन के सर मढ़ने की कोशिश की हो। क्या बात करते हो रवि? सुलेमान चश्मदीद गवाह है। उसने दूसरी कार में जगमोहन का पीछा किया था और जब वो एक्सीडेंट स्टेज कर चुका तो उसे वापस रेस्तरां में पहुंचाया था। लेकिन खुद सुलेमान एक सजा याफ्ता पेशेवर बदमाश है। बतौर गवाह उसकी बात पर तब तक यकीन नहीं किया जा सकता
जब तक कि उसकी बात की पुष्टि करने वाला ठोस प्रमाण ना मिल जाए। अजय को ताव आ गया। क्या हो गया है तुम्हें रवि? क्या तुम्हारे विचार से हत्यारा सिर्फ उसी आदमी को करार दिया जा सकता है जिसके पैरों में गर्म लाश पड़ी हो, जो रिवॉल्वर हाथ में थामे खड़ा हो, उस रिवॉल्वर से धुआं उठ रहा हो और आसपास शरीफ कहे जाने वाले 10-15 आदमी खड़े चीख चीख कर उसे हत्यारा कह रहे हों? तुम बेकार ताव खा रहे हो अजय। बात को समझने की कोशिश करो। कार एक्सीडेंट स्टेज करने में सुलेमान जगमोहन का सहयोगी रहा है। जब तक उसके कथन की पुष्टि नहीं हो जाती कानूनन जगमोहन की गिरफ्तार करना नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वक्त वहां और कोई गवाह मौजूद नहीं था। पुष्टि कौन करेगा? क्या तुम संदेह के आधार पर भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? उससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ लाने के बाद तुम उसे सच्चाई कबूलवा सकते हो। नहीं, इस तरह श्रीकांत वर्मा उसके साथी सावधान हो जाएंगे। तुम भूल रहे हो, हमारे शिकार वो चारों ही हैं। तो क्या तुम्हें जयकिशन के हत्यारे की तलाश नहीं है? हाँ हाँ है ना। तो उसे पकड़ते क्यों नहीं? जहाँ तक श्रीकांत के सावधान होने की बात है, तुम जगमोहन की गिरफ्तारी का प्रचार क्यों करते हो? उसे चुपचाप गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। किस आरोप में? अरे वही ढाक के 3 पात। मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि जय किशन के हत्यारे को प्लेट में सजाकर तुम्हें सामने पेश कर रहा हूँ। जब तुम उसे यहाँ लेकर आओगे और उसे बताओगे कि वो किस तरह बुरी तरह फंस चुका है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर उस आदमी का नाम बता देगा जिसने उसे जयकिशन की हत्या करने का आदेश दिया था और जिसने जयकिशन से गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन पिलाने के लिए कहा था। लेकिन तुम तो उसे यहाँ लाने तक से इनकार कर रहे हो। अगर सुलेमान इस जुर्म में जगमोहन के साथ शरीक नहीं हुआ होता तो मैं इसके कथन पर विश्वास करके जगमोहन को गिरफ्तार करके यहाँ ला सकता था। तो तुम चाहते हो तुम्हारी इस कानूनी दाव पेच भरी जिद की वजह से एक हत्यारा बच जाए? ये जिद नहीं, मेरी विवशता है अजय। 3 हत्याएं हो चुकी हैं, एक लड़की गायब है और तुम हो कि कानूनी किताब की विवशता से चुपके बैठे हो। लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। क्या करोगे? मैं लीना विट्टल को तलाश करूँगा। जब वो मिल जाएगी तभी। कहता कहता अजय अचानक इस तरह चौंका मानो कोई भूली सी बात याद आ गई हो। फिर पूछा, अच्छा सुनो, क्या तुम सुलेमान को चुपचाप गिरफ्तार करके लॉकअप में रख सकते हो? उसे किस जुर्म में गिरफ्तार कराना चाहते हो? पिछली रात वो मेरे घर में चोरों की तरह घुसा था और रिवॉल्वर से मुझे धमकी दी थी। दीनानाथ के अलावा, जिसके गवाह तुम खुद भी तो हो ना। लेकिन तुमने तो पुलिस रिपोर्ट लिखवाई नहीं। क्या? तो फिर उसे मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। इससे पहले कि अजय कुछ कहता, डेस्क पर रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रविशंकर ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से जो कहा गया उसे सुनने के बाद वो बोला, हाँ है, तुम्हारे ट्रेनी रिपोर्टर विमल का फ़ोन है। हाँ हेलो, अजय स्पीकिंग। बॉस, लाइन पर विमल की आवाज़ सुनाई थी। थोड़ी देर पहले सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। योर वॉइस के स्पोर्ट्स राइटर दीनानाथ को जख्मी हालत में वहाँ लाया गया था। नशे में धुत था और बार बार चिल्ला रहा था। सुलेमान थंडर के रिपोर्टर अजय का खून करने वाला है, लेकिन मैं इस बखेड़े से दूर रहना चाहता हूँ। उससे कुछ भी पूछो, बस यही जवाब दे रहा था। मजबूरन डॉक्टर को उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। अजय की आंखें सोचपूर्ण मुद्रा में सुकड़ गईं। जख्मी कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से एक ऑटो रिक्शा की चपेट में आ गया था। ज़्यादा चोटें आई हैं? नहीं। ये सब क्या चक्कर है बॉस? अजय ने गहरी सांस ली। चक्कर इतना चक्करदार है कि मैं खुद चकरा कर रह गया हूँ। एनीवे, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं। अजय ने रिसीवर यथास्थान पर रख दिया। क्या किस्सा है? अजय ने उसे सब बता दिया। ओह, उसे तो मैं भूल ही गया था, लेकिन मैंने तो सुना था उसने शराब पीना छोड़ दिया है। अजय ने जवाब नहीं दिया। वो एकाएक गहन सोच विचार में पड़ गया। रवि, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। दीनानाथ ने कई सालों से शराब नहीं पी थी। उसका एकाएक इस कदर शराब के नशे में धुत हो जाना और ये सब कहना अकारण नहीं हो सकता। जरूर कोई तगड़ी वजह रही होगी। रविशंकर ने कुछ कहने के बजाय कॉल बेल बजाकर बाहर खड़े कांस्टेबल को बुलाया। बचनलाल, एसआई वर्मा को यहाँ भेजो। बचनलाल उल्टे पांव बाहर निकल गया। दीनानाथ की सुरक्षा का इंतजाम कराना ज़रूरी है, रविशंकर बोला
उसका प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट से गहरा संबंध है। अगर ये बात उन लोगों तक पहुंच गई तो वो उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और सुलेमान का क्या होगा? उसे भी तुम्हारी रिपोर्ट के आधार पर चुपचाप ही गिरफ्तार करना होगा। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी सब इंस्पेक्टर वर्मा भीतर दाखिल हुआ। यस सर। रविशंकर ने दीनानाथ की सुरक्षा संबंधी निर्देश देकर उसे सिविल हॉस्पिटल जाने को कहा और साथ ही ये ताकीद की कि इसकी किसी को इस बारे में खबर ना हो कि दीनानाथ में पुलिस की कोई दिलचस्पी थी। वर्मा चला गया। फिर एक अन्य सब इंस्पेक्टर को बुलाकर रविशंकर ने सुलेमान का पता हुलिया बताया और उसे इस ढंग से गिरफ्तार करके लाने को कहा कि किसी को पता ना चलने पाए। इस बीच अजय सुलेमान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा चुका था। ये रिपोर्ट मुझे अपने इलाके के थाने में दर्ज करानी होगी या इधर दर्ज कराने से काम चल जाएगा? रविशंकर ने उसकी रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर को दे दी, जिसे लेकर वो चला गया। लगे हाथों जगमोहन का भी कोई इंतजाम कर दो, अजय बोला। हाँ, वो ही सोच रहा हूँ मैं। अजय चौंका। सोच रहे हो? लेकिन कुछ ही देर पहले तो तुम मुझे कानून का सबक पढ़ाते हुए अपनी मजबूरी की दुहाइयाँ दे रहे थे। अब स्थिति बदल गई है। क्या अब किताबी कानून तुम्हारे आड़े नहीं आएगा? नहीं। और तुम उसे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगे? रविशंकर मुस्कुराया। सुलेमान ने तुम्हें बताया था ना कि जगमोहन ने दीनानाथ की मौजूदगी में उसे तुम्हारी हत्या करने का आदेश दिया था, और दीनानाथ ने काफ़ी हद तक उसकी इस बात की पुष्टि कर भी दी है। बाकी बातें वो होश में आने के बाद बता ही देगा। तो फिर तुम देर किस बात की कर रहे हो? इसलिए कि ये काम थोड़ा नाटकीय ढंग से करना होगा। क्या मतलब? बताता हूँ, सुनो। तुम ऐसा करोगे? अजय सुनने लगा। फुल मून बार कम रेस्तरां में मैनेजर के ऑफिस का पिछला दरवाज़ा इमारत के पृष्ठ भाग में खुलता था। वो स्थान मुख्यतः प्राइवेट कार पार्किंग के रूप में प्रयुक्त होता था। तीसरे पहर का वक्त होने की वजह से उस समय वहाँ कोई कार मौजूद नहीं थी। अजय आसानी से ऑफिस के पिछले दरवाजे तक पहुँच गया। आसपास किसी को भी ना पाकर उसने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और एक एक करके चाबियां दरवाजे के की होल में ट्राई करने लगा। चौथी बार में प्रयत्न सार्थक सिद्ध हुआ। चाबी घूमी और लॉक खुल गया। अजय ने एहतियातन पहले थोड़ा दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका, फिर निश्चिंतापूर्वक अंदर प्रवेश कर गया। ऑफिस में आशा के अनुरूप कोई नहीं था। वह गुमनाम फ़ोन कॉल द्वारा पहले ही पता लगा चुका था कि जगमोहन वहाँ नहीं था। अजय दरवाज़ा बंद करके दूसरी ओर से बाहर निकला। लोहे की सीढ़ियों के नीचे भी किसी को मौजूद ना पाकर वो वापस लौटा। पहले से ही ऑन 2 ट्यूबलाइट्स की रोशनी में उसने डेस्क की तलाशी ली, लेकिन अपनी दिलचस्पी की कोई चीज़ उसके हाथ नहीं लगी। वो डेस्क चेयर पर बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। इंतज़ार की बोरियत से बचने के लिए उसने सिगरेट जला ली। एक एक करके उसने 3 सिगरेटें फूंक डाली। तब जाकर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। लोहे की सीढ़ियों से आती आहट सुनकर वो फौरन सतर्क हो गया और जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। कुछ क्षणों के बाद दरवाज़ा खुला और जगमोहन ने भीतर कदम रखा। अगले ही पल वो ठिठका और अविश्वासपूर्वक अजय को घूरा। कौन हो तुम? अजय पूर्ववत बैठा रहा। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख सीधा जगमोहन के पेट की ओर था। हाँ, बंदे का नाम अजय कुमार है। आपकी तारीफ? बको मत। यहाँ क्या कर रहे हो? इंतज़ार। किसका? तुम्हारा। किस लिए? तुम्हें ये बताने के लिए कि सुलेमान पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठा बाकायदा पंचम स्वर में गाना गा रहा है। उसकी आवाज़ और गायकी इतनी बढ़िया है कि तुम्हारा पुलिंदा बांधने का सामान तैयार कर रहा है वो। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। मैं किसी सुलेमान को नहीं जानता। तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। अब इन बातों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जगमोहन, अजय बोला। चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ जाओ, वरना ये जो मेरे हाथ में रिवॉल्वर तुम देख रहे हो ना, उससे मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा। तुम्हारी खोपड़ी को बिल्कुल उसी तरह कुटाई करूँगा जैसे तुमने जय किशन की खोपड़ी को कूटा था। जगमोहन पूर्ववत खड़ा उसे घूरता रहा। जगमोहन की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। अखबारों में साफ साफ लिखा है। उस कार एक्सीडेंट की सारी असलियत सुलेमान पुलिस को बता चुका है। पुलिस ने उसे उस 2 टके के सजा याफ्ता बदमाश की बकवास पर यकीन कर लिया। मैं नहीं मानता। किसकी बकवास पर? सुलेमान की।
अजय मुस्कुराया, कौन सुलेमान? तुम तो किसी सुलेमान को नहीं जानते। जगमोहन के चेहरे पर क्रोध मिश्रित विवशतापूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। वो हरामजादा झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं समझती। उन लोगों को सुलेमान की बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि वो हल्दीराम की लाश को कार में लादने से लेकर जय किशन की हत्या की जाने और नकली कार एक्सीडेंट स्टेज किए जाने तक का सारा वाक्य का चश्मदीद गवाह बन रहा है। जगमोहन लड़खड़ाकर चलता हुआ सा आगे आया और डेस्क के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे भला जय किशन की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? भाई, ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, तुम्हारे दाताओं की थी, जिनके आदेश पर तुमने अमल किया था। वो जय किशन को सज़ा देना चाहते थे, क्योंकि वो गणपत को डबल क्रॉस करने से नहीं रोक सका था। जय किशन की हत्या कराकर वे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट से संबंधित दूसरे आदमियों को परोक्ष रूप से चेतावनी देना चाहते थे कि उनका आदेश पालन करने में लापरवाही करने वाले का क्या अंजाम होता है। तुम ये कौन से दादाओं की बात कर रहे हो? उन दादाओं की जो ये जानते थे कि गणपत पहला राउंड भी पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने जय किशन को आदेश दिया था कि फाइट शुरू होने से पहले ही गणपत को जानलेवा दवा पिला दे। जगमोहन के चेहरे से पसीना छूटने लगा। पता नहीं तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो। तुम्हें सब पता है। तुम जानते थे गणपत द्वारा दिए गए कुछ ऐसे कागजात मेरे पास थे जिनके दम पर बॉक्सिंग रैकेट की तमाम पोल खोली जा सकती थी, और उस रैकेट को चलाने वाले चारों दादाओं को सीखचों के पीछे भेजा जा सकता था। तुम ये भी जानते थे अगर गणपत को कुछ हो गया तो वो कागजात थंडर में छपने थे। इसलिए जब तुमने फाइट वाली रात सुलेमान को मेरे फ्लैट से कागज़ चुराने भेजा तो तुम जानते थे कि गणपत का पहले ही राउंड में काम तमाम हो जाना था। जगमोहन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। अगर ऐसा किन्हीं कागजात का हकीकत में कोई वजूद था तो भी मुझे क्या पता कि वो कागजात कहाँ रखे थे। ये जानकारी हासिल करने के लिए तो तुमने लीना विक्टर नामक हसीना को गणपत के साथ चिपकाया था। लीना ने बड़ी खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया और फिर खुद ही गायब हो गई। लीना कहाँ है जगमोहन? मुझे क्या पता? तुम्हें तो ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रेस्तरां में तो काम करती थी वो। फाइट वाली रात जब मैं यहाँ उससे मिलने आया, उसे यहाँ से हटा दिया गया था। उस रात वो वापस अपने फ्लैट पर नहीं लौटी और अगली सुबह 8 बजे वाली फ़्लाइट से बम्बई के लिए रवाना हो गई। कहाँ है बम्बई में इस वक्त? जगमोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब उस हरामजादे सुलेमान ने वाकई बकवास की है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। वो कमीना खुद को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। असलियत ये है कि जय किशन की हत्या उसी ने की थी। लीना को भी उसी ने यहाँ से हटाया था। तुम शायद नहीं जानते हो, यहाँ का असली बॉस वही है। मैं तो बस दिखावे के तौर पर बॉस हूँ, क्योंकि वो सजा याफ्ता है। अजय मुस्कुराया। लेकिन बकौल तुम्हारे वो तो टक्के का बदमाश है, और मैं नहीं मानता कि ऐसे किसी आदमी को असली तो क्या नकली बॉस भी बनाया जा सकता है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सुलेमान ने कबूल कर लिया है। तुमने उसे मेरी हत्या करने का भी आदेश दिया था। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने कहा ना, वो खुद को बचाने के लिए और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है। लेकिन उसका ये झूठ भी तो सच साबित हो गया। कैसे? दीनानाथ ने उसकी इस बात की पुष्टि कर दी है। वो तो शराबखोर आदमी है, नशे में बक रहा होगा। सुनो, इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि तुम गले तक बुरी तरह फंस चुके हो। अजय उसके पीले पड़ते चेहरे पर निगाहें जमाता हुआ बोला। लेकिन मुझे ना तो इस बात से कोई शिकायत है कि तुम मेरी जान लेना चाहते थे, और ना ही इस बात से कोई मतलब है कि जय किशन की हत्या किसने की थी। इन सब से तो निपटना पुलिस का काम है। मुझे सिर्फ वो आदमी चाहिए जिसके आदेश पर जय किशन ने गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन पिलाई थी। जगमोहन ने प्रतिवाद करना चाहा तो उसने हाथ उठाकर रोक दिया। और मुझे तुम्हारी कतई ज़रूरत नहीं है। तुम महज एक छोटी सी मछली हो और मुझे मगरमच्छ चाहिए, यानी कि श्रीकांत वर्मा। जगमोहन ने आंखें फाड़ते हुए उसे घूरा। तुम पागल हो गए हो। श्रीकांत को मगर तुम्हारे इरादे की गंध भी मिल गई ना, वो तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। तुम्हें अभी भी उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। उसकी या मेरी फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करो।
अजय उसे गोली देता हुआ बोला, मैं तुमसे तुम्हारे फ़ायदे का सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है? जगमोहन ने पुनः बेचैनी से पहलू बदला। कैसा सौदा? अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। मतलब? पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट इशू कराने की औपचारिकता से निपटकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो ना, तो मैं पुलिस को ये नहीं बताऊँगा कि तुम यहाँ मौजूद हो, और 1.5 घंटे में तुम प्लेन द्वारा शहर से भी दूर जा सकते हो। जगमोहन बेहद नर्वस नज़र आने लगा था। उसने अपने सूखे होठों पर जबान फिराई और सर हिलाकर इनकार कर दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अजय अपना बायां हाथ टेलीफोन की ओर बढ़ाता हुआ बोला, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे अपनी ओर से लापरवाह समझकर कोई चालाकी करने की बेवकूफ़ी की तो मैं बेहिचक तुम्हें शूट कर दूंगा। जगमोहन कुछ नहीं बोला। उसके भयभीत चेहरे पर दिमागी कश्मकश में फंसा होने के गहरे भाव थे। अजय ने टेलीफोन रिसीवर उतारकर नीचे रख दिया। जगमोहन की ओर से सतर्क रहते हुए वो पुलिस हेडक्वार्टर्स का नंबर डायल करने लगा। ठहरो, मुझे सौदा मंजूर है। अजय धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। उसने जगमोहन के पसीने से तरबतर जर्द चेहरे पर निगाह डाली और फिर रिसीवर वापस रख दिया। लीना विट्टा कहाँ है? मैं नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। झूठ मत बोलो जगमोहन, तुम्हारे लिए एक एक पल कीमती है, मगर लगता है तुम इस मौके का फ़ायदा ही नहीं उठाना चाहते। अगर ऐसी बात है तो साफ साफ कहो ना, मैं फ़ोन करके पुलिस को यहीं बुला देता हूँ। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, तुम्हारा हवाई जहाज बनाकर तुमसे सच्चाई कबूलवाएगी, तुम पर मुकदमा चलेगा और तुम्हें निश्चित रूप से फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। जब तुम अपनी काल कोठरी में पड़े मौत का इंतजार कर रहे होंगे, तब तुम्हें याद आएगा और तुम पछताओगे कि तुमने मेरी बात पर अमल क्यों नहीं किया। जगमोहन ने अपार विवशतापूर्वक उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मानसिक संघर्ष के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। अंत में उसने इस ढंग से सर हिलाया मानो वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। लीना बम्बई गई है। श्रीकांत की सिफारिश पर विक्रमराव भोसले ने उसे फिल्मों में ब्रेक दिलाना है। लेकिन भोसले तो पूना में है, बम्बई में तो नहीं है। जिस सुबह लीना यहाँ से गई थी उससे पहली रात भोसले बम्बई में ही था। तुम्हारे विचार से इस समय लीना कहाँ होनी चाहिए? बम्बई में। किस जगह? भोसले की कोठी में या किसी होटल में? भोसले की कोठी का पता क्या है? जगमोहन ने बता दिया। अजय धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। ओके, अब तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, किसी को भी इस बात की गंध मत लगने देना कि तुम शहर छोड़कर भाग रहे हो। अगर श्रीकांत को पता लग गया ना, तो वो तुम्हें भागने नहीं देगा। जानता हूँ, मेरा भी वही अंजाम होगा जो जयकिशन का हुआ था। तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। जगमोहन बुरी तरह चौंका। उसने आदत के मुताबिक रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ठहरो, अजय बोला, अगर तुम खुदकुशी करना नहीं चाहते तो रिसीवर मत उठाना। जगमोहन ने फ़ौरन हाथ पीछे खींच लिए। क्या मतलब? फ़ोन श्रीकांत का भी हो सकता है। शायद उसे पता चल गया हो कि बाजी उलट चुकी है। तुम्हारी बेहतरीन इसी में है कि उसे पता ना लगे कि तुम कहाँ हो। खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। जगमोहन के जिस्म को मानो लकवा मार गया। वो जहाँ था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। टेलीफोन की घंटी बजनी बंद हो गई। चंद क्षणोपरांत घंटी पुनः बजने लगी। जाओ, पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाओ, अजय बोला। यंत्र चालित सा जगमोहन पिछले दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो यूं पीछे हटा मानो सैकड़ों भूत एक साथ देख लिए थे। बाहर 2 कांस्टेबल सहित इंस्पेक्टर रविशंकर मौजूद था।